नमस्कार नमस्कार नमस्कार. How are you all? How are you all? Good evening, good evening, good evening. Am I audible? Am I visible, everybody? Yes. Am I visible? Is the audio video clear? एक बारी मेरे को बता दो. नमस्कार, नमस्ते, 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 नमस्ते. Yes, everyone. Good evening. Fine, all good, all good. बहुत बढ़िया. सब बढ़िया है. एक बारी थम्स अप दे दो अगर सब बढ़िया है. यस एवरीवन, बहुत शानदार. कल लेक्चर के बाद के कमेंट्स के लिए और हमेशा लेक्चर के बाद के कमेंट्स के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. और बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस होते हैं, इसीलिए सबके मैसेजेस एक का पढ़ूंगी तो दूसरा बुरा मान जाएगा, इसलिए क्लास में नहीं पढ़ रही हूँ. ठीक है, बट सबके मैसेजेस पढ़ती हूँ, कमेंट्स लास्ट तक पढ़ती हूँ. ढूंढ ढूंढ के आप लोग आपस में बात करते हैं, उसके बाद भी मैं ढूंढ ढूंढ के पढ़ लेती हूँ. तो इतने सारे कमेंट्स के लिए, जेन्युइन कमेंट्स के लिए थैंक यू. और आप जब भी कोई चीज़ लिखते हैं तो आप ये हमेशा सोचना कि मैम देखती हैं. उस पर रिप्लाई तो नहीं कर पाती हूँ मैं, लेकिन मैं देखती ज़रूर हूँ. डाउट्स भी कुछ आज मैंने आप लोगों के लिए थे, और कई सारे बच्चों ने कहा था कि एक नलायकी वाली चीज़ कही थी कि मैम लिम्फॉइड ऑर्गन का आपने ना एक पानी गर्म पानी भिजवा देना बस. एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ मैम आपका छूट गया था, वो एनसीईआरटी का पैराग्राफ करवा देना. तो वो मैं लेके आई हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. एनसीईआरटी का जो पैराग्राफ था बच्चों लिम्फॉइड ऑर्गन वाला, वो मैं लेके आई हूँ, वो मैं रीड करा दूंगी. ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, वो मैं करा दूंगी. ठीक है, चलो. और मेरे को एक बात बताओ बच्चों, पीवाईक्यू के लिए रिवाइज करके आए हो सारे बच्चे? यस. कितने मार्क्स लेके आएंगे सारे बच्चे? फुल मार्क्स लेके आएंगे. यस एवरीवन. अच्छा, एक चीज और बिफोर कि मैं आज बेटा आज जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का एनसीईआरटी रीडिंग बचा है, वो एनसीईआरटी रीडिंग कराऊंगी, पीवाईक्यू कराऊंगी, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, जैसा कि बेटा हो नहीं पा रहा था बहुत टाइम से, तो जो बचे हुए क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस कराऊंगी. उसके बाद समय मिलेगा तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे. देयर इज नो रैट रेस, हमें भागना नहीं है. फुल मार्क्स लेके आएंगे. मेरे को उम्मीद तो जरूर यही है कि फुल मार्क लेके आओगे, क्योंकि अच्छा ही परफॉर्म करते हो तो अच्छा लेके आओगे. ठीक है, चलो. थोड़ा गला खराब है, थोड़ा मौसम ऐसा हो रहा है तो मेरा गला थोड़ा सा खराब है. ठीक है, तो कोई बात नहीं, गला खराब है पर मैम ठीक है. अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को बता देती हूँ. यस एवरीबॉडी, मैम पिछले ट्यूसडे से वेट कर रही हूँ पीवाईक्यू का. मैं जानती हूँ, मैंने कमेंट्स देखे थे. कुछ बच्चे कह रहे थे थैंक गॉड आज पीवाईक्यू नहीं हुआ क्योंकि चैट्स नहीं चल रहे थे, और कुछ बच्चे कह रहे थे मैम मैं ट्यूसडे से वेट कर रही थी कि पीवाईक्यू होगा. चलो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बेटर लेट देन नेवर. ठीक है, थोड़ी अंग्रेजी मेरे को भी आती है. अच्छा, व्हाट इज द रीजन बच्चों की हम ये बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़े डाउट्स हो, तो मैं एक बार ये बता देती हूँ कि ये रीजन कि हम बायोटेक क्यों स्टार्ट कर रहे हैं. दूसरे चैट्स लगाने पड़ेंगे, ये फिर से स्लो है. यस, तो बेटा वाई वी आर स्टार्टिंग विद बायोटेक्नोलॉजी एंड नॉट इवोल्यूशन, क्योंकि आप लोगों का सवाल रहता है. हालांकि मैं सोचती हूँ कि शायद आप मेरी बात समझोगे और ये समझ पाओगे कि आपके भले के लिए ही कर रही हूँ जो कर रही हूँ. ठीक है, या मैं नहीं कर रही हूँ, सिर्फ हमारी टीम जो भी करती है आपका कंसर्न सोच के ही करती है. ठीक है, तो वाई वी आर स्टार्टिंग विद बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी का वेटेज बहुत ज्यादा है कमिंग रिसेंट ईयर के पेपर में, अगर आप देखोगे स्पेशली 2020 के बाद से. और बेटा ऑफ कोर्स आप लोगों के जो पेपर है वो रिसेंट ईयर के पैटर्न को ही ऑफ कोर्स फॉलो करता है. तो बायोटेक्नोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट. इस यूनिट में 2 चैप्टर्स हैं, एक प्रिंसिपल और एक एप्लीकेशन. और इस पूरे बायोटेक के यूनिट से बेटा अगर आप नंबर ऑफ, और बेटा पता है अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है, वैसे तो मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ, पीवाईक्यू कराती भी हूँ ये बताने के लिए कि बाहर का नहीं आता है, पर ये बाहर का वैसे ही ओवरऑल भी चैप्टर से नहीं आता है, पर इसमें तो आता ही नहीं है. बहुत ज्यादा एनसीईआरटी फोकस्ड लाइंस रहती हैं इसमें से, बहुत ज्यादा एनसीईआरटी की लाइंस को ना बेटा ध्यान से पढ़ना पड़ता है इस चैप्टर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए. कई बार ऐसे क्वेश्चंस इसमें से दिए हैं रिसेंट ईयर में, जिसमें बेटा क्या होता है ना कि एनसीईआरटी की लाइन से बड़े जबरदस्त क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, और बायोटेक यूनिट से आप पूरे यूनिट से ईच चैप्टर से भी 3 से 4 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो. कई बार 4 सवाल आ गए हैं लगातार, 4 सवाल. ठीक है, तो उम्मीद भी करते हैं, देखो अब वो तो किस्मत की बात है बेटा, लेकिन उम्मीद यही रहती है कि इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे रिसेंट ईयर के उसमें. ठीक है,
एंड दैट इज द रीजन कि मैं नहीं चाहती कि बच्चों, हम यूजुअली हर साल यही फॉलो करते हैं, हम हर साल यही फॉलो करते हैं, इसलिए आपको बताना जरूरी है क्योंकि आपको पता नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये चैप्टर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक बेटा सेशन के आते आते थोड़ी सी मौत तुम्हें भी आती है और तुम लास्ट में ढीले पड़ जाते हो, तो मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा चैप्टर जो बहुत ज्यादा वेटेज रखता है वो अब पहले पढ़ाया जाए। सारे चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, ऐसा तो नहीं है बेटा कभी मैंने कोई चीज स्किप की हो। मैंने डे 1 से तुम्हें बेटा एनसीईआरटी भी क्लास में पढ़ाई है, कोई एनसीईआरटी की लाइन गलती से छूटी हो तो मुझे नहीं पता है, पर कोशिश यही की है कि एनसीईआरटी भी साथ के साथ पढ़ाऊं, तो कोई चीज छोड़ते तो नहीं है ना बेटा। आप ही के एडवांटेज के लिए बेटा कि आप सही समय पे सही चैप्टर, सारे चैप्टर्स पढ़ाएंगे, एवोल्यूशन भी पढ़ेंगे, एवोल्यूशन भी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बायोटेक पहले इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका वेटेज बहुत जबरदस्त है। इट्स अ वेरी वेरी माई फेवरेट ऑल्सो फ्रॉम द एंटायर ज़ूलॉजी पार्ट। मुझे लगता है 12th का मुझे ये बहुत पसंदीदा टॉपिक भी है, बहुत हाई वेटेज का है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बहुत एक्सट्रीमली कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, बहुत ज्यादा कंसेप्ट्स वाला है। So that is why we will take biotech chapter first and then beta we are going to start with the evolution. क्या मेरी बात सभी लोगों को समझ में आ गई? Yes. अगर मेरी बात बेटा सभी लोगों को समझ में आ गई तो दे दो एक थम्स अप, ठीक है, एक थम्स अप दे दो कि हम ये क्यों कर रहे हैं। बट बेटा इस चीज की तुम चिंता मत करो कि एवोल्यूशन क्यों नहीं करा रहे, बेटा एवोल्यूशन कराएंगे, ठीक है, एवोल्यूशन लास्ट में करा लेंगे, उससे भी बेटा 1 से 2 सवाल बन जाता है, ठीक है। हम सारी चैप्टर्स पढ़ेंगे, हम उसी एनर्जी से पढ़ेंगे, हम उसी डेडिकेशन से पढ़ेंगे। आई एम देयर फॉर यू ऑल। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं हूं बेटा, और मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगी, उसके लिए आप चिंतित मत होना, ठीक है। आपको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम है, वी आर देयर फॉर यू, बट जो आपके लिए अच्छा है उसके अकॉर्डिंग बेटा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस से पहले दिया हुआ है आई थिंक एवोल्यूशन, वो तो मुझे बाद में किसी बच्चे का मैसेज से पता चला है, ठीक है। बट एनीवे दिस इज द सीक्वेंस दैट वी आर गोइंग टू फॉलो। ये बात में तो किसी को कोई दुखदायक समस्या नहीं है ना। एंड आई प्रॉमिस यू बच्चों कि हम इस चैप्टर को इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपके कोई भी क्वेश्चंस बेटा, कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। अगर इसमें से इतने क्वेश्चंस आते हैं इस पूरे यूनिट में से, मतलब कि 2 चैप्टर से इसमें इस यूनिट में से अगर इतने सवाल आते हैं तो आप मेक श्योर करें कि आपके जो 32 मार्क्स अगर हैं आप पूरे 32 मार्क्स लेके जाओ। इतना बढ़िया आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ो। आपको पता है बायोटेक में तो वैसे एक अलग से कोर्स भी होता है, ठीक है, तो फ्यूचर में आपको मतलब उसमें भी, बट आपका फ्यूचर तो अभी फिलहाल डॉक्टर वाला है तो डेविएट नहीं होने का है। आज पहले हम बेटा क्या करेंगे, आज सबसे पहले हम करेंगे एनसीईआरटी पार्ट ऑफ द लास्ट चैप्टर। ये लास्ट की स्पेलिंग थोड़ी उल्टी हो गई है, ठीक है। PYQs करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू चैप्टर। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। एक मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, मुझे नहीं पता आप लोग करके आए हैं कि नहीं। मैं उस होमवर्क में आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ, उस होमवर्क को कैसे करना था अटेम्प्ट कुछ बेटा, क्योंकि मेरा कॉपी बोल रही हूँ, मेरा बोर्ड तो बेटा उतना बड़ा नहीं है ना, जितना आप लोग के पास एक चार्ट हो सकता है, एक शीट हो सकती है, तो मेरा बोर्ड उतना बड़ा नहीं है। मेरा बोर्ड तो इतना सही है, पर मैं आप लोगों को बस बता रही हूँ कि आप लोगों को वो टेबल कैसे बनानी थी ड्रग्स वाली। तो ड्रग्स वाली टेबल कुछ इस तरीके से बनाओगे, जैसे ट्रैंक्विलाइजर हो गया, ओपिएट हो गया, स्टिमुलेंट में 3 आपने पढ़े, कोकीन, एम्फेटामिन, टोबैको, हैलुसिनोजेंस में आपने पढ़े जैसे कैनाबिनॉइड्स, और बाकी तो कुछ हैलुसिनोजेनिक प्लांट्स आपने पढ़े थे, और LSD के बारे में आपने पढ़ा था, राइट। अब आप क्या करेंगे ना बेटा, पूरी कहानी नहीं लिखनी है इसमें, पूरी कहानी नहीं लिखनी है आपको छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने हैं। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज आप इसको करना, ठीक है। अभी तो मेरा इंस्टाग्राम थोड़ा डाउन है, वरना मैं थोड़ा भेजते थे तो देख लेती थी, ठीक है। बट कोई बात नहीं यार, तुम डाउट्स में भी मैंने देखा है कि तुम हमारे डाउट सेक्शन में भी ना कई बच्चे नोट्स लगा देते। सबको लगाना नहीं है बेटा, प्लीज मत लगाना, मैं ही तुम्हें बताती हूँ फिर तुम उसमें लगाने लगते हो। मैंने देखा है कि तुम एक दूसरे के साथ में नोट्स कभी कभी शेयर करते हो। तो जैसे आप ना पॉइंट्स लिखना बेटा, ट्रैंक्विलाइजर में ना ऐसे छोटा छोटा करके कि ट्रैंक्विलाइजर डिप्रेसेंट होता है, ये करता है। आपको बड़े बड़े सेंटेंस नहीं लिखने हैं, जैसे शॉर्ट नोट्स बनते हैं ना बेटा, उस फॉर्म में आपको ये चीज करना है। अगर आपसे नहीं हो पाएगा तब मैं आपकी हेल्प करूंगी, पर प्लीज बेटा कई बच्चे कहते हैं, मुझे बुरा लगता है बोलने में, पर कहते हैं कि मैम आप ही बना के दे दो। मैं तो बेटा बना के दे ही दूंगी, बट आप अगर खुद से बनाओगे तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। बट अगर आपसे नहीं बनेगा तो मैं अगले वीक ये आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। बट इस वीक बेटा आप ये होमवर्क में ट्राई करना इसे बनाने के लिए, आई एम श्योर आप ये बना पाओगे। बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, बस पॉइंट में लिखना है, छोटे छोटे डॉट्स के फॉर्म में, हाईलाइट जैसे करते हैं बच्चों, बिल्कुल उसी तरीके से करना है, ठीक है।
Yes everybody, कर पाएंगे everyone. If you guys will not be able to do, then I will provide you this next week, but I will give you 1 week का time. I'm sure कर पाओगे. चार्ट को बिल्कुल अपने सामने लगाएंगे, इसको रिवाइज करेंगे, बार बार उठेंगे देखेंगे ना तो बेटा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएगा आप लोगों का. पिछली क्लास में बेटा हमने क्या पढ़ा था? हमने कुछ कैटेगरी ऑफ ड्रग्स के बारे में पढ़ा था, जिसकी एनसीईआरटी की रीडिंग छूटी हुई है. तो पहले उसके एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं, जो चीज हमारा पिछली क्लास में पढ़ाया गया था. तो हमने बेटा पिछली क्लास में किसके बारे में पढ़ा? हमने कोकेन के बारे में पढ़ा, विच वाज स्टिमुलेंट. हमने एम्फेटामिन्स के बारे में पढ़ा, हमने टोबैको के बारे में पढ़ा था, और हमने हैलुसिनोजेंस में कैनाबिनॉइड्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है? तो एक बारी मैं क्विक रिवीजन करती हूँ, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग लेके आते हैं बच्चा पार्टी. यस, हमने जब बेटा कोकेन के बारे में पढ़ा था, विच वाज अ स्टिमुलेंट, जिसका नाम ही स्टिमुलेंट है. एक बच्ची ने डाउट में पूछा भी था, मैम स्टिमुलेंट क्यों बोलते हैं? स्टिमुलेट करता है यार एक्टिविटी को, अलर्टनेस बढ़ाता है, एक्टिविटी बढ़ाता है, टॉकेटिवनेस बढ़ाता है, खुशी की फीलिंग लाता है, यूफोरिया क्रिएट करता है. बेटा यूफोरिया क्यों क्रिएट कर रहा था? यूफोरिया क्यों क्रिएट कर रहा था? नहीं, ये न्यू चैप्टर नहीं है बेटा यार. लक्ष्य बैच में ही पढ़ते हो कि कौन से बैच में पढ़ते हो? यूफोरिया क्यों क्रिएट करता था? बिकॉज ये वो बेटा ड्रग था जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन के ट्रांसपोर्ट को इंपैक्ट करता है. भाई ये इंश्योर करता है कि डोपामीन ज्यादा टाइम के लिए अवेलेबल रह पाए. उसको वापस से अपनी जगह पे भेजने का एक प्रोटीन होती है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, उसको ब्लॉक कर देता है. ये कहानी आपके एनसीईआरटी में नहीं थी, बट आपके एनसीईआरटी में सिर्फ इतना था. यस, मुझे कमेंट्स में आंसर चाहिए जब तक मैं रिवाइज कर रही हूँ. इसी एनर्जी के साथ में मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है, बट मैं चाहती हूँ आप लोग भी बिल्कुल एनर्जाइज एक्टिव रहे. डोपामीन के ट्रांसपोर्ट को इंपैक्ट करता है. हैप्पी हार्मोन यूफोरिया की फीलिंग आती है. एक्सेसिव डोज होने पर हैलुसिनेशंस होने लगते हैं, ठीक है? दैट वाज कोकेन. देन बेटा हमने एम्फेटामिन्स के बारे में पढ़ा कि वो सिंथेटिक होते हैं, मतलब बनाए जाते हैं, ऐसे ड्रग्स होते हैं, वो नींद भगा देते हैं, इसीलिए उसको मिसयूज भी करता है स्पोर्ट्स पर्सन. तो स्लीपलेसनेस कॉज करते हैं, इंक्रीज अलर्टनेस, इंक्रीज एक्टिविटी कॉज करता है एम्फेटामिन्स. फिर हमने पढ़ा टोबैको, 400 साल से यूज हुआ जाने वाला, स्मोक किया जाता है, च्यू किया जाता है, स्नफ किया जाता है. टोबैको में होता है निकोटीन. टोबैको स्मोकिंग इज द मेन कॉज ऑफ लंग कैंसर. टोबैको कॉजेज वेरियस अदर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम लाइक एम्फाइसीमा. एक बच्ची ने मुझे एम्फाइसीमा का डाउट पूछा था. बेटा एम्फाइसीमा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिसऑर्डर वाले पार्ट में जाके पढ़ोगे तो मिल जाएगा. कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एम्फाइसीमा, ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर, ओरल कैंसर, ब्लैडर कैंसर, बहुत सारी डिफरेंट प्रॉब्लम का एक ही जड़ है, वो है टोबैको. टोबैको लेने से आपके बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जाके जुड़ने लगता है, ऑक्सीजन से कई ज्यादा तेजी से जुड़ेगा. और एक बच्चे ने इसका एक पॉइंट लिखा हुआ था कमेंट में, मैम इरिवर्सिबल बाइंडिंग होती है क्या? यस, वो एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड से बंध जाता है तो 7 जन्मों के लिए नहीं बेटा, हमेशा के लिए बंध जाता है. इरिवर्सिबल बाइंडिंग होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की. वो कहता है मैं हीमोग्लोबिन को नहीं छोड़ूंगा, तो इस कारण आपकी ऑक्सीजन बेटा अकेली रह जाती है, सिंगल रह जाती है, हीमोग्लोबिन को वो मिलती नहीं है, तो इसीलिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम दिखती है. आपको ऑक्सीजन चाहिए बेटा, मोनोऑक्साइड थोड़ी चाहिए. टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए ना भाई साहब, ठीक है? तो ये होता है. एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन यानी कि एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन की कॉन्सेंट्रेशन भी ये बढ़ाता है, जिसके कारण दिल की धड़कनें तेज होती है. दिल की हार्ट बीट एंड कार्डियक आउटपुट आर रिलेटेड. कार्डियक आउटपुट भी बहुत सारे बच्चे मुझे डाउट्स में पूछ रहे थे, तो बेटा जिसको नहीं पता है ना बेटा, वैसे हमारे YouTube में उम्मीद के लेक्चर्स भी अवेलेबल है, आप चाहो तो उसमें बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का लेक्चर जाके देखोगे तो वहां पे मेरा भी लेक्चर अवेलेबल है, देख सकते हो कि कैसे क्या होता है कार्डियक आउटपुट, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? वो पूरा एक बेटा टॉपिक है, उसको मैं इसके बीच में आपको कैसे बताती, ठीक है? तो ये बेटा एक बात हुई. फिर हमने इसके बारे में पढ़ाया था कैनाबिनॉइड्स. एक बच्ची ने डाउट में पूछा था प्रिंसिपल का मतलब क्या है मैम? प्रिंसिपली प्रेजेंट इन ब्रेन. कैनाबिनॉइड्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनके रिसेप्टर्स प्रिंसिपली मतलब मेनली प्रेजेंट होते हैं बच्चों ब्रेन के अंदर, ठीक है? ये इन्फ्लोरेसेंस से ऑब्टेन किया जाता है. प्लांट कैनाबिस सटाइवा विच इज नेटिव टू साउथ अमेरिका. इसमें नहीं दिया हुआ है क्या? ठीक है? देन आपके वेरियस कॉम्बिनेशन से गांजा, चरस, हशीश, गांजा, मैरिजुआना प्रोड्यूस किया जाता है.
इन्हें ओरली भी लिया जाता है या इनहेल भी किया जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट वेज टू कंज्यूम दिस। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि यार विच ड्रग हैव द इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सो कैनाबिनॉइड्स का बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। ये हालांकि बेटा देखो पंपिंग को या आपकी हार्ट रेट को तो बेटा वो भी बढ़ाती है, क्या बोलते हैं, टोबैको भी बढ़ा रही है। बहुत सारे बेटा डिफरेंट ड्रग्स के डिफरेंट फंक्शंस होंगे। ऐसा मेंशन क्यों करते हैं, हम आपको स्पेसिफिकली ऐसा बोलते हैं इसलिए क्योंकि जब नीट में सवाल आता है ना बेटा, तो नीट एनसीईआरटी फोकस करता है। तो एनसीईआरटी ने जिस ड्रग के बारे में जो दिया हुआ है ना बेटा, वो एग्जैक्ट उसी लाइन से सवाल देता है। अभी तो आप इतने बड़े नहीं हुए हैं ना कि आप मेडिकल वाला कुछ पढ़े, मेडिकल में डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी आपसे वही चीजें पूछेंगे जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है। तो किस ड्रग के लिए लिखी हुई है, कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट पे वैस्कुलर एक्टिविटी पे वो असर डालता है फॉर कैनाबिनॉइड्स। ये कैनाबिनॉइड का एक डायग्राम दिया है, मॉर्फिन का भी एक डायग्राम दिया हुआ है, उससे देख लेना। ये कैनाबिस सटाइवा की पत्तियां दिखाई हुई है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है बेटा। मेरी वॉइस बिल्कुल सही आ रही है यार, बिल्कुल सही आ रही है, प्लीज ये मत करो यार। लो वॉइस कैसे हो सकती है बच्चों, मैं कैसे पढ़ाऊं तुम्हारे बैच में, तुम मुझे बताओ कैसे लो वॉइस है। मैं 10 बार वॉइस सुन के तुम्हारी क्लास में आती हूँ। तुम्हें लगता है बेटा, एक बात मुझे जेन्युइनली बताओ, तुम्हें लगता है कि मैं इतनी बेकार इंसान होंगी कि मेरे क्लास में अगर तुम्हारा वॉइस खराब होता है तो मैं कभी जिंदगी में वो वॉइस चेक नहीं करूंगी? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ये करके मैं टाइम पास करके आ जाऊंगी कि मैं वॉइस चेक ही नहीं करूंगी? तुम्हें ये लगता है? फिर वॉइस लो कैसे बेटा, मेरा गला दुख रहा है, गला फट रहा है, तो मैं कैसे बेटा तुम ऐसे लिखते हो, मुझे नहीं समझ में आता। फिर मुझे ना तुम्हें लगता है कि मैं इतनी कम सिंसियर होंगी कि मैं देखूंगी भी नहीं कि मेरी आवाज सही आ रही है कि नहीं आ रही है? मैंने क्या चेक नहीं किया होगा हर तरीके से कि तुम्हें आवाज सही जाए या नहीं जाए? तो फिर तुम कैसे लिखते हो लो वॉइस और फिर लिखते हो कि प्लीज डोंट इग्नोर मैम? तो मुझे लगता है तुम मुझे ही गाली दोगे यार। आवाज तो सही आ रही है ना बेटा, आवाज तो सही आ रही है ना? तो क्या चैट्स ऑफ कर दूं? कल मेरे को बोला जा रहा था कि मैम चैट्स ही ऑफ कर दिया करो क्लास में, पर मैं क्या करूं यार? स्पैमर्स है यार, जेन्युइन है, क्या बताएं बेटा, क्या मैं एनालिसिस करूं बेटा? मैं यही एनालिसिस करती रहूंगी क्या बेटा कि असली बच्चे हैं या नकली बच्चे हैं? बेटा वॉइस ठीक है या वॉइस लो है, फिर भी मुझे एक बारी बता दो, ठीक है? कोई बात नहीं है, आप मुझे एक बारी फिर भी बता दो, पोल मैं दे रही हूं, आप फिर भी मुझे बता दो, ठीक है बेटा? तुमसे ज्यादा चिंता मेरे को क्लास की होती है, तुम शायद सोचते होगे, पर तुमसे ज्यादा चिंता मुझे होती है कि मेरी क्लास में आवाज डिस्टर्ब ना हो। मेरी क्लास डिस्टर्ब होगी ना बेटा, मेरे बच्चे मेरे स्टूडेंट्स परेशान होंगे, मेरा सब्जेक्ट बिगड़ेगा। तो मैं तो बेटा सबसे प्रायोरिटी पे वही रखूंगी ना कि मेरे अर्जुना या लक्ष्य की आवाज खराब ना हो। मैं तो हमेशा यही सोचूंगी, मैं क्यों नहीं बेटा आवाज चेक कराऊंगी, मैं क्यों इग्नोर करूंगी? आप मुझे बताओ, है ना? ठीक है ना? अब बेटा एनसीईआरटी की रीडिंग आगे स्टार्ट करते हैं। आई थिंक काफी बच्चों ने पोल दे दिया होगा, शो रिजल्ट। देखते हैं, फिर भी देखते हैं तुम क्या लिख रहे हो। सही तो है यार, ठीक है, ओके आई थिंक। चलो बेटा एनसीईआरटी की रीडिंग आगे कंटिन्यू करें। कोकेन, अरे यार आई एम सो सॉरी बेटा, ये साउथ अमेरिका वाला पॉइंट मैंने अभी कैनाबिनॉइड के लिए बोल दिया है ना, मैंने अभी कैनाबिनॉइड के लिए बोल दिया था ना, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ यस बेटा, प्लीज अगर वेब वर्जन में कोई बोल रहा है आवाज कम है, ईयरफोन लगा के देखो, क्योंकि मेरे यहाँ पे मैं हमेशा वेब वर्जन में पहले चेक करती हूँ, ठीक है? वो मैंने गलती से बोल दिया है बेटा, साउथ अमेरिका वाला पॉइंट। नोट्स में आई थिंक हमने गलत नहीं लिखा है, नोट्स में तो हमने सही लिखा है ना। कैनाबिस वो क्या बोलते हैं, कोका इलाइथ्रोजाइलम कोकोआ बिलोंग नेटिव टू साउथ अमेरिका, हमने नोट्स में तो गलत नहीं लिखा है ना, नोट्स में सही लिखा है ना। अभी मैंने बोलते बोलते शायद उसके लिए मैंने कैनाबिस सटाइवा के लिए बोल दिया है, पर दिस कोका एल्कलॉइड नोट्स में सही है ना, नोट्स में सही है ना। is obtained from the plant Erythroxylum cocoa belonging to South America. It interfere with the transport of neurotransmitter dopamine. ठीक है, हाँ नोट्स में ओके है ना? हाँ ठीक है। कोकेन commonly called as coke or crack is usually snorted. It has potent stimulating action, क्योंकि ये स्टिमुलेंट है तो इसका स्टिमुलेटिंग एक्शन होगा, एक्टिविटी बढ़ाने का काम होगा ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कौन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम करता है? ट्रैंक्विलाइजर कम करते हैं। इनफैक्ट आपके ओपिएट नार्कोटिक्स भी आपकी नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, दोनों ही एक्टिविटी कम करते हैं।
बट स्टिमुलेंट आपकी एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज एनर्जी। इंक्रीज एनर्जी तो रहेगी एंड ऑफ कोर्स यूफोरिया की फीलिंग आपको रहेगी। एक्सेसिव डोजेज ले लोगे तो हेलुसिनेशंस भी हो सकती है, ठीक है। अदर वेल नोन प्लांट विद हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी आर एट्रोपा बैलेडोना एंड दतूरा, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, ये दतूरा का बेटा वो दिखाया हुआ है फ्लावरिंग ब्रांच, ठीक है। दीज डेज कैनाबिनॉइड्स आर आल्सो अब्यूज्ड बाय सम स्पोर्ट्स पर्सन। बेटा ये पॉइंट भी अपने एनसीईआरटी में ऐड कर लो, सॉरी अपने नोट्स में ऐड कर लो, ये पॉइंट भी बेटा अपने एनसीईआरटी में ऐड कर लो, अपने नोट्स में ऐड कर लो, मैं चार्ट्स नहीं देखूंगी। ये पॉइंट बेटा अपने नोट्स में ऐड कर लो कि कैनाबिनॉइड्स को भी बेटा मिसयूज किया जाता है स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा, ठीक है। अच्छा, ड्रग्स लाइक बार्बिचुरेट्स जो कि हमने ट्रैंक्विलाइजर में पढ़ा, एम्फेटामिन जो कि हमने स्टिमुलेंट्स में पढ़ा, बेंजोडायाजेपिन्स जो कि हमने ट्रैंक्विलाइजर में पढ़ा है, एंड अदर सिमिलर ड्रग्स दैट आर नॉर्मली यूज्ड एज मेडिसिन्स हेल्प पेशेंट कोप अप विद मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन, इंसोम्निया आर आल्सो अब्यूज्ड। देखो अब्यूज्ड इन जनरल तो लोग करते हैं, अब्यूज इन जनरल तो लोग करते हैं, लोग तो हर ड्रग को, हर चीज को अब्यूज कर सकते हैं बेटा, किसी भी चीज को अब्यूज करना इज वेरी वेरी इजी। तो ये ड्रग्स को तो अब्यूज बहुत कॉमनली किया जा सकता है, अल्कोहल को बहुत कॉमनली अब्यूज किया जा सकता है, ठीक है। मॉर्फिन इज अ वेरी इफेक्टिव सीडेटिव एंड पेन किलर। सीडेटिव यानी वही बेटा दर्द को कम करने वाला, पेन किलर की तरह काम करता है। इज यूजफुल फॉर पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन सर्जरी। दर्द को कम करने के लिए तो ऑफ कोर्स बेटा मैं जहां जहां बोलती हूँ ना, आपके पास अगर हाइलाइटर है तो आप हाईलाइट कर लो, क्योंकि जैसे ये लाइन है ना बेटा, ये लाइन से भी सवाल आता है, ठीक है, कि जिन पेशेंट्स में सर्जरी हुई है उनको कौन सा ड्रग यूज देंगे तो उनके लिए क्लिनिकली अच्छा रहेगा। तो ऑफ कोर्स मॉर्फिन क्योंकि एक पेन किलर की तरह काम करता है, तो सीडेटिव की तरह काम करता है, तो ऑफ कोर्स उसी को हम बेटा सर्जरी वाले लोगों में दे सकते हैं, दर्द को कम करने के काम में आएगा। Several plants, fruits and seeds have hallucinogenic properties, have been used for hundreds of years in folk medicine, religious ceremonies, ritual all over the globe, ठीक है। When these, यार आगे का पैराग्राफ मिसिंग है। When these, अच्छा ये पहले था, कोका एल्केलॉइड पहले था, नहीं कोका एल्केलॉइड पहले नहीं था बेटा, इसके बाद के कुछ लाइन तो मिसिंग है मुझे लग रहा है, ठीक है, ठीक है। नहीं पूरा चैप्टर हाईलाइट मत करो, ठीक है, कोई बात नहीं, इसके एक दो लाइंस बेटा मिसिंग है तो कोई नहीं, आई डोंट थिंक कि इतनी कोई डिफिकल्ट लाइंस होंगी। कभी कुछ बेटा इतने स्क्रीनशॉट्स थे कि कभी कभी ऐसा हो सकता है, ठीक है। आगे ये देखो बेटा स्मोकिंग के बारे में, कोई मुझे एक बार बताएगा ये स्मोकिंग वाला बेटा कौन से पेज में दे रखा है? कोई एक बार मेरे को बताएगा बेटा स्मोकिंग के बारे में कौन से पेज नंबर में दे रखा है? एक बार बता दो, 2-3 लाइन ही है ना बस, एक बार मेरे को बता दो बेटा ये स्मोकिंग वाला कौन से पेज पे दिया हुआ है। इजी है ना वो लाइंस, ठीक है, मैनेज कर लिया करो बेटा, ठीक है, एक दो चीजें तो मैनेज कर सकते हो ना, 2 लाइन। स्मोकिंग वाला 160 पेज नंबर पे दिया हुआ है और कुछ बच्चों के लिए 144 पे दिया हुआ है। बेटा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, मैं एनसीईआरटी की रीडिंग कराती हूँ ना, तो मुझे पता हो सकता है कि आप लोग सिंसियरली पढ़ते होंगे, हो सकता है, पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कई बच्चे टाइम पास कर रहे हैं इसमें, तो टाइम पास मत करना बेटा कि आपको लिखना नहीं है कुछ तो टाइम पास करो, नहीं बेटा, ये क्लास में टाइम दिया इसलिए जा रहा है ताकि आपके लिए यूजफुल हो, तो इसको बिल्कुल टाइम पास की तरह मत लो, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, जो हम नॉर्मली पढ़ाई कर रहे हैं बिल्कुल उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं, तो बिल्कुल बढ़िया से पढ़ो, ठीक है। स्मोकिंग पेव्स द वे टू हार्ड ड्रग्स, ठीक है। टोबैको हैज बीन यूज्ड, हार्ड ड्रग्स मतलब बेटा ये जितने भी ड्रग्स ऊपर हमने पढ़े दीज ऑल आर बेटा हार्ड ड्रग्स, ठीक है। टोबैको हैज बीन used for more than 400 years, it is smoked, it is chewed, it is used as a snuff। कुछ अंग्रेजी के वर्ड्स पे इतना ध्यान मत देना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है। टोबैको हैज बीन यूज्ड फॉर 400 साल से ऊपर स्मोक किया जाता है, च्यू किया जाता है, स्नफ किया जाता है। लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग निकोटीन, निकोटीन का नेचर क्या है, इट इज एन एल्केलॉइड, ठीक है। निकोटीन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को ताकि वो एड्रेनलिन और एड्रेनलिन रिलीज करे आपके ब्लड स्ट्रीम में, और बोथ ऑफ विच रेजेस द ब्लड प्रेशर, इंक्रीज द हार्ट रेट, इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। इनका काम ही है, इमरजेंसी हार्मोन्स है, ठीक है। स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ कैंसर ऑफ लंग, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, थ्रोट कैंसर, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, ये वही है बेटा कोरोनरी हार्ट डिजीज या कोरोनरी आर्टरी डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर्स, उसकी मेम्ब्रेन बेटा डैमेज हो जाना वही है, ठीक है।
Tobacco chewing is also associated with increased risk of oral cavity. जो chew कर रहा है बेटा उसका माउथ कैंसर, ओरल कैंसर होने के चांसेस ज्यादा है. जो स्मोक कर रहा है बेटा उसके किस चीज के चांसेस ज्यादा है? लंग कैंसर के. स्मोकिंग मेनली एसोसिएटेड विद लंग कैंसर, चूइंग मेनली एसोसिएटेड विद द ओरल कैंसर. ठीक है. स्मोकिंग इंक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन द ब्लड एंड रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ हीम बाउंड ऑक्सीजन. मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन. यहाँ पे हीम बाउंड ऑक्सीजन का मतलब है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देता है. दिस कॉजेस ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी. ऑफ कोर्स इसकी वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आपको बॉडी में दिखेगी. ये बहुत ज्ञान की बात कही है बेटा, ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं कही है, ज्ञान की बात कही है. ठीक है. When one buys packet of cigarette, one cannot miss the statutory warning that is present in the packing which warns against smoking and says how it is injurious to health. Yet smoking is very prevalent in the society among the youth and the old. मतलब ये बोला कि जब कोई भी बेटा सिगरेट खरीदता है, ये इंग्लिश को हिंदी में बता रही हूँ. ठीक है. कई इंग्लिश के वर्ड्स हो सकता है, अंग्रेजी बेटा इंग्लिश टिपिकल डिक्शनरी से भी ढूंढ लेना, कोई ऐसा बात नहीं है. ठीक है. मेरी जबरदस्त इंग्लिश नहीं, साइंस समझा सकती हूँ. ठीक है. तो एक बंदा जब कोई भी इंसान सिगरेट का डब्बा खरीदता है उसमें सारे वार्निंग्स लिखे रहते हैं, फिर भी वो इंसान चाहे ओल्ड हो या यंग हो उसे पता है कि वो कितना इंजूरियस है, फिर भी वो स्मोक करता है. ये तो बेटा सृष्टि का नियम है. आपसे बोला जाता है कि बेटा पढ़ ले, लिख ले, स्विमिंग मत कर तो तेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, और अगर तू ऐसा करता रहेगा तो तेरी जिंदगी खराब होगी. बेटा पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा. बेटा जब आप सक्सेसफुल होगे, जब आप कुछ करोगे ना, सब आपकी बात मानेंगे, आप हमेशा घर पे हर जगह सबसे ऊपर रहोगे. तो फिर भी लोग नहीं समझते हैं, फिर भी लोग नहीं सुनते हैं, जबकि उन्हें पता होता है जो वो कर रहे हैं वो गलत है. तो ये तो इंसान की एक नेचर है. और जो आपको मना किया जाए ना, ज्यादा बेटा ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि वही करे वही करे वही करे. पता है कि उससे कितना बड़े गड्ढे में जाओगे. ठीक है. ठीक है. यस. आगे, knowing the dangers of smoking and chewing tobacco, it is addictive to nature. The youth and the old need to avoid these habits. Any addict require counseling and medical help to get rid of the habit. Of course बेटा कल हमने पढ़ा था ना कि किसी भी पहली बात तो इसको एडिक्शन में बहुत एडिक्टिव है, तो इसको अपने नेचर अपने हैबिट में लाओ ही मत. अगर किसी के हैबिट में इतना आ चुका है कि वो एडिक्टेड हो चुका है तो उसको काउंसलिंग की जरूरत है, मेडिकल हेल्प की जरूरत है टू गेट रिड ऑफ हैबिट. नथिंग इज इम्पॉसिबल बेटा, इफ ट्राइड नथिंग इज इम्पॉसिबल. ठीक है. ठीक है. यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी. ठीक है ना. चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े. ये तो बेटा लिम्फोइड ऑर्गन्स वाला है. बेटा क्या ये वाला पेज उसके आगे दिया हुआ है? क्या ये पेज बेटा उसके आगे दिया हुआ है? मेरे को एक बार ये बता दो. ये वाला पैराग्राफ, क्या ये वाला पैराग्राफ उसके आगे दिया हुआ है? ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये वाला पैराग्राफ उसके आगे दिया हुआ है. ठीक है. क्योंकि बेटा मेरे पास बहुत बहुत सारा थ्योरी था ना, तो मेरे को स्क्रीनशॉट तो मैंने रख लिए, पर हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए स्लाइड्स लगाते वक्त ना. चलो. Those who take drug intravenously, जो ड्रग्स को इंट्रावीनसली लेते हैं into the vein using a needle and a syringe, ये नहीं है, ये वाला नहीं है उसके आगे. अच्छा तो ये कौन से पेज नंबर में है? अच्छा मैं एक बार ही निकाल लेती हूँ बेटा. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. कोई नहीं, मैं निकाल लेती हूँ पीडीएफ. मैं अपने फोन में पीडीएफ निकाल लेती हूँ. एडोलेसेंस वाला है ये, है ना. एडोलेसेंस के बाद क्या है? एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, ये है. और उसके बाद इफेक्ट है, और उसके बाद ये है. ठीक है. ये है ना. ठीक है ना. चलो. Adolescence means both a period and process during which a child becomes mature in terms of his or her attitude and beliefs for effective participation in the society. तो adolescence 12 से 18 साल वाला एज ग्रुप का वो टाइम पीरियड है. टाइम पीरियड तो है ही, और एक पूरा प्रोसेस है. ठीक है. जिसमें बहुत सारे, एक फीमेल और मेल में बहुत सारे चेंजेस होते हैं. उसके व्यवहार में, उसके एटीट्यूड में, वो किन चीजों पर बिलीव करता है, उसमें बेटा बहुत सारे उसमें चेंजेस आते हैं. और बेटा क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, ठीक है, इसीलिए ये खतरनाक टाइम पीरियड भी है. वो अच्छे चेंजेस भी हो सकते हैं, वो बुरे चेंजेस भी हो सकते हैं.
12 से 18 साल में बी थॉट ऑफ एडोलेसेंस पीरियड, इन अदर वर्ड्स एडोलेसेंस इज अ ब्रिज लिंकिंग चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। चाइल्डहुड और अडल्टहुड को लिंक करने वाला ये 12 से 18, आप भी इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं और बहुत जल्दी इस कैटेगरी से बेटा आप किक आउट हो जाओगे, ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स adolescence is accompanied by several biological and behavioral changes, hormonal changes है, biological changes तो होंगे ही, behavioral changes तो होंगे ही। Adolescence thus is vulnerable phase of mental psychological development of an individual, क्योंकि बेटा इतने सारे हार्मोनल, तो ये पेरेंट्स के लिए भी एक चीज होती है कि पेरेंट्स को भी बच्चों को समझना चाहिए इस टाइम पीरियड में, और बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि अगर कोई आपको कोई चीज एडवाइस दे रहा है तो आपके भले के लिए दे रहा है, ठीक है। वल्नरेबल मतलब आप बहुत ज्यादा, वल्नरेबल की बेटा हिंदी मीनिंग क्या होती है, वल्नरेबल की हिंदी मीनिंग मतलब वल्नरेबल मतलब मुझे पता है, पर हिंदी इसका एक मतलब होता है, मतलब आप सबसे ज्यादा ना बेटा, सबसे ज्यादा आप बहुत इजीली ना आप अफेक्ट हो जाओगे, बेसिकली ये कहने का मतलब है, ठीक है। बहुत वल्नरेबल होते हो मेंटली भी साइकोलॉजिकली भी, ठीक है। क्यूरियोसिटी, नीड फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन कॉन्स्टिट्यूट कॉमन कॉजेज विच मोटिवेट यंगस्टर्स टुवर्ड्स द ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, ठीक है। सेंसिटिव, हाँ सेंसिटिव ये बोल सकते हैं, नाजुक, नाजुक और सेंसिटिव, ठीक है। आपको मेरी फीलिंग समझ में आई ना मैं क्या बताने वाली थी। वल्नरेबल मतलब सबसे ज्यादा सेंसिटिव, नाजुक समय होता है ये, ठीक है। हाँ, तो बोला कि ऐसा क्यों होता है कि इस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा अल्कोहल या ड्रग अब्यूज होने लगते हैं। देखो एक तो होती है क्यूरियोसिटी, पढ़ाई, अगर इतनी क्यूरियोसिटी पढ़ाई में होना तो पढ़ाई में आप बहुत एक्सेल कर जाओगे। किसी भी चीज में बेटा अगर क्यूरियोसिटी होती है ना, जानने की इच्छा बहुत ज्यादा, तो ऑफकोर्स उसमें आप इन्वॉल्व हो जाते हो। तो इसमें ज्यादा जानने की इच्छा होने लगती है तो क्यूरियोसिटी, कि कुछ नया करते हैं, एडवेंचर, बहुत मजा आएगा, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्साइटमेंट ऑफकोर्स, और गलत संगति का असर, ठीक है। A child's natural curiosity motivate him or her for this experiment, उसके अंदर से जो बेटा ये उत्सुकता है, उत्सुकता वो उसको इसमें बेटा क्या करती है, धक्का देती है इस चीज के लिए, ठीक है। This is complicated further by the effect that might be perceived as benefits of alcohol and drug use। बोला इस चीज को और ज्यादा बेटा ये चीज कॉम्प्लिकेट हो जाती है जब कोई इंसान ड्रग और अल्कोहल यूज करने लगता है ना, तो उससे जो उसके अंदर चेंज होते हैं, उसके माइंड में चेंज होते हैं, और जो भी चीज उसको फील होती है ये उस चीज को और ज्यादा बेटा बढ़ावा और कॉम्प्लिकेट कर देता है, ठीक है। Thus, the first use of drug or alcohol may be out of curiosity and experimentation, but later the child starts using these to escape facing problems। बोला शुरुआत तो आपने एक्सपेरिमेंट के लिए की, क्यूरियोसिटी के लिए की, लेकिन बाद में आप क्या करते हैं, आपको जब पता चलता है अच्छा कि इससे तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है, इससे तो बड़ा ऐसा हो रहा है, तो इससे ना बेटा आप क्या करते हैं, इसी को यूज करते हैं वैसा फील करने के लिए। ये हम मजाक में नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, ये आपने पढ़ा था ना कि एजुकेशन से लोगों के बीच में अवेयरनेस आती है, तो ये एजुकेशन आपके बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, सिर्फ इसको मजाक मजाक में मत पढ़ना, ठीक है। ये सीरियस टॉपिक है बच्चों। और ऑफ कोर्स बेटा बोलते हैं ना कि कई लोग होते हैं सेंसिबल होते हैं, उन्हें पता है कि जैसे ना किसी ने कोई चीज ट्राई की, और कुछ लोग होते हैं जो उसमें एडिक्टेड हो गए, तो इनके दोनों के बीच में बेटा एक बहुत थिन लाइन होती है, ठीक है। इसके बीच में एक बहुत थिन लाइन होती है, तो ऑफ कोर्स ये सारी चीजें इस तरीके से नहीं करनी चाहिए कि आप बेटा ऑफ कोर्स करनी ही नहीं चाहिए, और इसमें एडिक्शन में तो ऑफ कोर्स पढ़ना ही नहीं चाहिए, ठीक है। Of late, stress from pressures to excel in academics examination has played a significant role in persuading the youngsters to try alcohol and drugs। इसका मतलब समझ में आया कि यार एकेडमिक्स में अच्छा करना है, उसका बहुत सारा प्रेशर है, एग्जाम्स है, उसमें बहुत सारा प्रेशर है, तो शायद अल्कोहल यूज कर लूंगा, ड्रग यूज कर लूंगा तो मेरे को प्रेशर कम फील होगा। पर बेटा ये तो टेम्पररी प्रेशर फील कम होगा ना, आज से 10 साल के बाद, आज से 15 साल के बाद क्या ये सारी चीजें रह जाएंगी? टेम्पररी तो तुम जीवन में किसी भी चीज से भाग सकते हो, पर बेटा लाइफ लॉन्ग तो किसी से भाग नहीं सकते ना। तो लाइफ लॉन्ग तुम किसी से भाग ही नहीं सकते, तो तुम्हें चीजों को फेस करना चाहिए और अपने पूरे होशो हवास में बेटा उसे फेस करना चाहिए, और चीजों को ढंग से लाइफ में करना है ताकि आप कुछ अच्छा जीवन में करो, ठीक है। समझ में आ रही है मेरे बच्चों बात? यस, इट इज नथिंग कि तुम टेम्पररी बेटा प्रॉब्लम से भाग गए तो जीवन भर के लिए प्रॉब्लम खत्म हो गई। एंड बेटा पता नहीं 10 साल के बाद तुम्हारा मेरा क्या कांटेक्ट होगा, क्या नहीं होगा, पर आप बेटा याद करोगे, अगर मैं आपको याद रही
कि आप जिस जीवन के पहलू में अभी हो ना बेटा, ये जीवन का सबसे आसान बेटा टाइम पीरियड है। आज से बाद बेटा जितने भी कमिंग ईयर्स आएंगे वो इससे तो डिफिकल्ट ही होंगे, इससे तो ज्यादा जिम्मेदारी वाले होंगे। तो ये जीवन का सबसे बेटा आसान टाइम पीरियड है, ठीक है। आप कहोगे कि मैम ज्यादा बनो मत, हमें पता है हमें कितना पढ़ना पड़ता है, ठीक है। द परसेप्शन अमंग यूथ दैट इट इज कूल और प्रोग्रेसिव टू स्मोक, यूज ड्रग्स और एल्कोहल ऑल्सो इन अ वे इज अ मेजर कॉज ऑफ यू टू स्टार्ट दीज हैबिट्स, ठीक है। तो बोला कि लोगों के बीच में ये परसेप्शन है ना कि मैं बहुत कूल लगूंगा अगर मैं ड्रग्स करूंगा, मैं बहुत कूल लगूंगा अगर मैं स्मोक करूंगा, और मैं तो अपने ग्रुप में फिट ही नहीं हो पा रहा हूं, मेरे तो 2 दोस्त है वो कूल हैं बड़े। ये भी एक बेटा प्रेशर जो है ना उनको इन सब चीजों में पुश करता है, ठीक है। अदर टीवी, मूवीज, न्यूज़पेपर, इंटरनेट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रमोट दिस टाइप ऑफ परसेप्शन। ऐसी परसेप्शन बेटा ये सारी चीजों को देख के आजकल तो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया की वजह से भी होती है, ये भी आपको पता है, राइट। Other factors have been seen to be associated with drugs and alcohol abuse among adolescents are unstable or unsupportive family structures and peer pressure. Of course बेटा जितनी फैमिली सपोर्टिव होगी, अगर आप अपने पेरेंट्स से खुल के बात कर सकते हैं, अगर आप अपने दोस्तों से, अपने टीचर्स से भी खुल के बात कर सकते हैं, एक सपोर्टिव आपका एनवायरनमेंट होना, तो आप शायद दिशा कम भटकेंगे। बोलते हैं ना बच्चों बेटा बोरिंग तो नहीं लग रहा है, बेटा आप लोगों को बोरिंग तो नहीं लग रहा है? यस एवरीबॉडी एक बारी मेरे को बता दो, क्योंकि बहुत सारी थ्योरी है ना, मैंने आपको बताया था ना ये जनरल नॉलेज है, जो नॉर्मल ज्ञान होता है ना। बोरिंग तो नहीं लग रहा है किसी को? तो एक्चुअल में ना बेटा, और ये म्यूचुअल होता है बेटा। फैमिली आपको लगता है, देखो बेटा पेरेंट्स की जनरेशन अलग है, आप लोग की जनरेशन अलग है, जनरेशन अलग हो सकती है, थोड़ी बहुत सोच अलग हो सकती है, बट बेटा बात करने से बात बनती है, ये आपने सुना है ना, ठीक है, ओके है ना। चलो बढ़िया है, बात करने से बात बनती है, ये हमेशा जीवन का उसूल है। तो पेरेंट्स से बात करोगे तभी तो बेटा बात बनेगी ना। थोड़ी बात बिगड़ती है, मेरी भी बेटा अपने पेरेंट्स से बिगड़ती है स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे वो हमें समझने लगते हैं, वो हमारे साथ ना बेटा मिंगल हो जाते हैं। आप भी जब बड़े होते रहते हो ना तो आपको समझ में आता है पेरेंट्स ऐसे क्यों बोल रहे थे, क्योंकि तुम धोखा खाते हो। धोखा सिर्फ बेटा ऐसे नहीं होता है कि वैसा धोखा जैसा तुम सोच रहे हो, दोस्तों से धोखा, जिंदगी में धोखा, डिसीजंस गलत होते हैं, तब आपको समझ में आता है कि माँ बाप जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे। तो टॉक इट आउट। पेरेंट्स तो सपोर्टिव पेरेंट्स बेटा आप भी कैसे हो ना, उस पर बहुत डिपेंड करता है कि आपके पेरेंट्स आपके लिए कैसे हैं, ठीक है। तो ये म्यूचुअल होता है, ये बहुत ही म्यूचुअल फीलिंग है, ठीक है ना। यस आगे एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। जब आप एडिक्ट हो जाते हो और आप डिपेंड हो जाते हो तो आगे क्या होता है, ठीक है ना। यस बिकॉज ऑफ द परसीव्ड बेनिफिट्स ड्रग्स आर फ्रीक्वेंटली यूज रिपीटेडली। क्योंकि लोगों को ना ड्रग्स से बेनिफिट, अब कई ड्रग्स बेटा मिसयूज करके लोग बॉडी बनाने लग रहे हैं, ठीक है। कई ड्रग्स मिसयूज करके लोग एनर्जाइज हो रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है। कई ड्रग यूज करके जिंदगी के दुख दर्द गम भूल के बंदा एकदम यूफोरिया में जी रहा है। तो इसके बेनिफिट्स जान के लोग बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली ड्रग को यूज करने लगते हैं, ठीक है। Most important thing which one fails to realize is the inherent addictive nature to alcohol and drugs. लेकिन लोग भूल जाते हैं बच्चा पार्टी कि ये बहुत ज्यादा addictive nature होते हैं। एक बार अगर इसमें हम घुस गए तो वापस आना बहुत मुश्किल है। Addiction is a psychological attachment to certain effects such as euphoria, temporary feeling of well-being associated with the drugs and alcohol. बोला कि ये जो addiction है ना, ये आपके मन का एक भ्रम होता है, एक भ्रम है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर ये बहुत टेम्पररी फीलिंग है, ठीक है। These drive people to take them even when these are not needed or even when their use becomes self-destructive. क्योंकि ये जो यूफोरिया की फीलिंग है, ये जो अच्छी अच्छी फीलिंग है, ये उस इंसान को मजबूर कर देता है कि हर टाइम उसको ऐसा ही फील करना है, भले ही उसको उस ड्रग की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। With repeated use of drugs, the tolerance level of receptors present in our body increases. ये तो बेटा हर किसी के लिए बिल्कुल वही बात है। बार बार ड्रग को यूज करोगे तो हर बार ज्यादा डोज लेना पड़ेगा। जैसे कि जब मैंने 2021 में पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मेरे को एक भी बेटा स्पैम करता था तो ऐसे गुस्सा आता था। फिर 2022 में थोड़ा और कम गुस्सा आता था। ऑनलाइन में, ऑनलाइन की बात कर रही हूँ, 2021 ऑनलाइन, ठीक है। और जब मैंने 2023 अभी ऑनलाइन में पढ़ाया तो मेरा बेटा टॉलरेंस लेवल बहुत बढ़ गया है। तो ये बेटा जीवन में तो ऐसा ही होता है ना, बढ़ता जाता है टॉलरेंस लेवल, ठीक है। Consequently, the receptors respond to only high dose of drugs and alcohol, leading to greater intake. फिर आपके रिसेप्टर ज्यादा डोज पे काम करते हैं। तो ज्यादा स्पैमिंग मत करो मेरे बेटा, रिसेप्टर्स अब
इनसेंसिटिव हो चुके हैं, ठीक है बेटा। हाउएवर इट शुड बी क्लियरली born in the mind that use of drugs even once can be forerunner to addiction। लेकिन ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि एक बार भी यूज करोगे तो एडिक्शन हो जाएगा। Thus the addictive potential of drugs and alcohol pull the user into a vicious cycle leading to their regular abuse from which he or she may not be able to get out। बेटा ये एक विशियस साइकिल है, ये एक बहुत खतरनाक साइकिल है। एक बार यूज किया, मन किया, बार बार यूज किया, फिर यूज किया, फिर बार बार यूज, ये एक साइकिल है जिससे बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। In absence of any guidance, counseling, the person gets addicted and becomes dependent on these use। अगर कोई इनको समझा दे, अगर कोई इनको बता दे, फिर भी बेटा ये तो बेटा इंसानी फितरत है, मैं तुम्हारे को बता रही हूँ, फिर भी बेटा कई बच्चे समझते हैं, कई बच्चे नहीं समझते हैं, ठीक है। लेकिन अगर गाइडेंस होती है तो चांस ये है कि यार वो इन सब चीजों से थोड़ा बच जाए, ठीक है। Dependence is the tendency of the body to manifest a characteristic and unpleasant withdrawal syndrome if regular dose of drugs is abruptly discontinued। क्योंकि आप बेटा डिपेंडेंट हो जाते हो ड्रग्स पे, बहुत ज्यादा उसी की आदत हो जाती है, तो जैसे ही उसको लेना अगर आपने अब्रप्टली छोड़ दिया, किसी ने आपको बोला कि अब ये मत लो, तो फिर क्या होगा, एक विड्रॉल सिंड्रोम आएगा। क्या होता है, एंग्जाइटी, घबराहट, शेकीनेस, थर 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 कांपना, नौजिया, ऐसा जी मचलाना, अजीब सा फील होना, ठीक है, बेहोशी सा लगना, स्वेटिंग, पसीने छूटना। वैसे तुम्हारा नीट एग्जाम आएगा तो मुझे लग रहा है तुम्हें थोड़ी एंग्जाइटी, थोड़ी शेकीनेस, थोड़ा नौजिया, थोड़ी स्वेटिंग तो होगी, है ना, पर होनी नहीं बेटा। वैसे होना बहुत नॉर्मल है, जब आप किसी चीज के लिए बहुत जी जान से मेहनत करते हैं ना, और आप बहुत अच्छे से मेहनत करते हो सकता है आप टॉपर बन जाए, लेकिन उस टॉपर को भी बेटा थोड़ी बहुत घबराहट होती है। घबराहट होना अच्छी बात होती है, जब बहुत पढ़ के जाते हैं ना तो घबराहट होती है, ठीक है। तो विच मे बी रिलीव्ड व्हेन रिज्यूम्ड अगेन। तो ये सारे बेटा जो विड्रॉल सिम्टम्स के जो सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं ना, अगर उस इंसान को वापस से ड्रग्स दे दो ना बच्चों, तो वापस से नॉर्मल हो जाएगा, पर देने का नहीं है बेटा, वापस से ड्रग देने का नहीं है, ठीक है। हाँ, in some cases withdrawal symptoms can be severe, even life threatening, and the person need medical supervision। इससे भी खतरनाक withdrawal symptoms हो सकते हैं, बहुत ज्यादा सीवियर हो सकते हैं, ऐसे केसेस में मेडिकल हेल्प ले लेनी चाहिए। Dependence leads the patient to ignore all social norms in order to get sufficient funds to satisfy his or her needs। जब आप किसी ड्रग पे डिपेंड हो जाते हैं ना, फिर आप बेटा ये भूल जाते हैं कि आप कितनी गलत चीजें करने लग रहे हैं, कितनी गलत चीजों में पड़ रहे हैं, ताकि आप अपनी उस भूख को मिटा सके, आप अपनी उस लत को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। एंड दीज में रिजल्ट इन मेनी सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, ठीक है, अटैचमेंट प्रॉब्लम या एडजस्टमेंट प्रॉब्लम दिया है आई थिंक। फिर ऑफ कोर्स प्रॉब्लम तो आएगी बेटा, और 2 पैराग्राफ है बस, और 2 पैराग्राफ है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा आज ना वो वाला ज्ञान है जो एजुकेशन होती है ना, जो बेसिक एजुकेशन लोगों को मिलती है, वैसा है। अच्छा, इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। The immediate adverse effect of drug and alcohol abuse are manifested in form of reckless behavior। बहुत ही बेटा reckless मतलब बहुत ही अजीब सा behavior होता है, ये immediate effect आपको दिखता है, बहुत ही different behavior दिखता है, जो naturally वो इंसान behave कर रहा था उससे बहुत अलग behavior, ठीक है। Violence हो सकता है, vandalism हो सकता है। बेटा कोई मुझे vandalism का इंग्लिश मतलब, क्योंकि अभी आप मुझसे अंग्रेजी का मतलब पूछोगे तो मैं थोड़ा vandalism का मतलब आपको देख के बता देती हूँ, ठीक है। अगर किसी को ऑलरेडी पता है तो मेरे को एक बार बता दो, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैंडलिज्म, मतलब कि बर्बादी, बर्बरता, व्हाट इज डिस्ट्रक्शन, बहुत डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव, नेगेटिव, मतलब वायलेंस एंड नेगेटिव बिहेवियर, इसका मतलब है नेगेटिव बिहेवियर, ठीक है। ये इंग्लिश वर्ड है नेगेटिव बिहेवियर, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, नेगेटिव, हाँ थोड़ा गूगल करोगे तो ऑफ कोर्स वही दिखता है, ठीक है। एक्सेसिव डोज ऑफ ड्रग्स में लीड टू कोमा एंड डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी। देखो जैसे कि कितनी एक अच्छी लाइन है ना, इसे बेटा आप अपने उसमें नोट कर लो, इसे आप बेटा अपने नोट्स में बेटा नोट कर लो कि एक्सेसिव अगर ड्रग्स को यूज किया जाए और बहुत ज्यादा डोज हो जाए, कई मूवीज में वैसे दिखाया हुआ है, इसमें आपने देखा होगा शायद कि कोमा हो सकता है, डेथ भी हो सकती है ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर हो सकता है, या सेरिब्रल हेमोरेज हो सकता है। इसे अपने नोट्स में ऐड कर लो, ठीक है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स
इनटेक along with alcohol generally result in overdosing और even death. इसे भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, कि अगर ड्रग्स के साथ में अल्कोहल को यूज किया तो और ज्यादा बेटा ओवरडोज होने के चांसेस हो सकते हैं और ज्यादा बेटा डेथ, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। सबसे कॉमन वार्निंग साइन ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज अमंग यूथ इंक्लूड, अगर आपको किसी को देख के पहचानना है कि वो ड्रग अब्यूजर का शिकार है तो आप उसमें क्या देख सकते हैं, देखो, ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस। अब बेटा ये तो सब्जेक्टिव है कि किसी की एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर शक करने लग जाओ, वो हो सकता है कि पढ़ता ही नहीं है इंसान, वो बिना पढ़े लिखे ही, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जो पहले पढ़ने में बहुत अच्छा था और सडनली उसकी ड्रॉप इन परफॉर्मेंस है, ठीक है, वरना एक दूसरे को तुम लोग जज करने लग जाओगे। कई लोग तो बिना पढ़े बेटा उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब हो रही है, बट ऐसे अगर कोई बहुत जबरदस्त पढ़ाई में था अचानक से बेटा वो खराब हो गया तो हो सकता है कि ऐसा कुछ है, ठीक है। अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल, अचानक से बेटा जो डेली 100% अटेंडेंस वाला इंसान था वो अटेंडेंस आ ही नहीं रहा है, ठीक है, बिल्कुल अलग अलग कटा रहने लग गया, आइसोलेट होने रहने लग गया, डिप्रेशन है, फटीग, थका रहता है, हमेशा थका हारा, या बहुत अग्रेसिव हो गया है अचानक से, रिबेलियस बिहेवियर है, मतलब कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है, डिटोरिएटिंग रिलेशनशिप्स विद फैमिली फ्रेंड्स, हर किसी के साथ लड़ रहा है भैया, हर किसी के साथ उसके रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, चेंज इन स्लीपिंग ईटिंग हैबिट्स, फ्लक्चुएशंस इन वेट एंड एपेटाइट, ये सारे बेटा डेंजर साइंस है, ये सारे बेटा डेंजर साइंस है जो आप अपने मित्र में या अपने आप में भी देख सकते हैं बेटा, दूसरों से पहले, ठीक है, अपने आप में देख सकते हैं। There may even be some far-reaching implications of drug alcohol abuse if an abuser is unable to get money to buy, बोला कि इसका एक बहुत भयंकर बेटा, बोला कि ये कहां तक बेटा पहुंच सकता है, आप सोच नहीं सकते इसकी हद क्या है। If an abuser is unable to get money to buy drugs or alcohol, he or she may even start to steal. ये तो बेटा आप सबको पता होगा, ये ज्ञान की बात है, आपको पता ही है भाई, उसको अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, वो डिपेंडेंट हो गया इतना कि अब वो बेटा उसको पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, चोरी कर रहा है और भी बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। सोशल मीडिया से तो आप बहुत कुछ जान जाते हैं, पर सोशल मीडिया से अच्छी चीजें सीखने की कोशिश किया करो, मैं तो यही बोलूंगी, ठीक है। द एडवर्स इफेक्ट ऑफ आर just not restricted to the person who is using drugs or alcohol. At times addict become the cause of mental and financial distress to his or her entire family and friends. ये तो तुम्हें पता ही है, तुम तो अपने लिए जो बुरा कर रहे हो कर ही रहे हो, पर तुम जो बेटा अपने दोस्तों का कभी कभी इस चक्कर में जो नुकसान करोगे और अपनी फैमिली का जो नुकसान करोगे वो भी लपेटे में आ जाते हैं। इसीलिए ऐसी संगति से बच के रहो, ठीक है, या उसकी हेल्प करो या बच के रहो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, लास्ट पैराग्राफ है ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज का, लास्ट पैराग्राफ है, फिर मैं आपको लिम्फॉइड ऑर्गन्स पढ़ाऊंगी और फिर मैं आपको, ठीक है, आज तक मैं आपको एक सच्चाई बता रही हूं क्योंकि ये बहुत जनरल नॉलेज होती है, तो मैं ये पैराग्राफ यूजुअली बच्चों को बोलती हूँ कि खुद रीड करो और कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, मैं कुछ इसमें से स्क्रीनशॉट सकती हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने पूरा आप लोगों को पढ़ के बताया, ठीक है। तो मैं अपने आप को शाबाशी दे देती हूँ, ठीक है, नहीं तो तुम बोलोगे मैम आप तो अपनी तारीफ कर रहे हो, ठीक है, तो मैं अपनी तारीफ खुद कर लेती हूँ, अपने आप को थपथपा लेती हूँ, ठीक है। आगे देखो, दोज पीपल हु टेक, मुझे भी वैसे मजा आया, मुझे अच्छा लगा पढ़ने में, क्योंकि कभी पढ़ देना चाहिए आपको भी, तो बेटा एजुकेशन नॉलेज, इस चीज की भी नॉलेज की जरूरत है, भले ही बहुत बेसिक सा ज्ञान है ना। दोज हु टेक ड्रग्स, ट्रक बोलने वाली थी, ठीक है, दोज हु टेक ड्रग्स इंट्रावीनसली, जो इंजेक्शन के थ्रू बेटा, हाँ थैंक यू, शाबाशी, आप लोगों की तरफ से मुझे शाबाशी यहाँ मिल चुकी है, ठीक है। जो इंट्रावीनसली ड्रग लेते हैं वो बहुत सारे सीरियस इन्फेक्शंस, एड्स, हेपेटाइटिस बी से सफर कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है बच्चों कि मुझे कभी कभी लगता है ना कि मैं स्कूल में पढ़ाऊंगी तो मुझे बड़ा मजा आएगा, ठीक है। मुझे लगता है स्कूल के बच्चे बड़े इनोसेंट होते हैं, हालांकि तुम कहोगे मैम हम भी स्कूल के बच्चे हैं, मतलब एक ना कोचिंग और स्कूल में बड़ा डिफरेंस होता है ना, तो मुझे लगता है कि मैं अगर स्कूल में जाके पढ़ाऊं तो बड़ा मजा आएगा ऐसे, ठीक है। तो anyway, are much more likely to acquire serious infection like AIDS and hepatitis B. AIDS, hepatitis B आपको पता है sexually transmitted disease है, but ये intravenously blood transfusion से भी फैलता है, ये हम reproductive health में देख चुके हैं, ठीक है। हाँ, the virus which are responsible for these disease are transferred from one person to another by sharing of infected. याद है ना, ये तो तुम्हें बहुत अच्छे से याद होगा क्योंकि इसमें तुमने PYQ गलत किया था, हमने लिखा था कि स्टेराइल नीडल से फैलता है क्या, तो स्टेराइल नीडल से नहीं, इन्फेक्टेड नीडल से फैलता है, और सिरिंज, इन्फेक्टेड सिरिंज से फैलता है, ठीक है। बोथ एड्स एंड हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शंस आर क्रॉनिक, बहुत लंबे दौरान क्रॉनिक इन्फेक्शंस है और अल्टीमेटली जानलेवा है, क्योंकि
HIV, hepatitis B and herpes are not curable, not curable, है ना? Both can be transmitted through sexual contact or infected blood. The use of alcohol during adolescence may also have long-term effect. It can lead to heavy drinking in adulthood. अगर बेटा एडोलेसेंस एज ग्रुप में आप सोच के देखो, 18 साल की उम्र से पहले ही अगर पीना चालू कर दिया तो उसके बाद बेटा एडल्टहुड तक आते आते तो बेटा बुरी हालत हो जाएगी. और अगर क्रॉनिक यूज रहा ड्रग्स का या अल्कोहल का, लंबे दौरान के लिए यूज किया तो आपके नर्वस सिस्टम को भी डैमेज कर सकता है. ठीक है, आपको तो पता ही है बेटा, नर्वस सिस्टम तो गड़बड़ाया रहता है. अगर कोई अल्कोहल या होश में नहीं रहता इंसान तो नर्वस सिस्टम तो गड़बड़ाता है. एंड लिवर सिरहोसिस इज एक्सेसिव लिवर डैमेज, एक्सेसिव लिवर डैमेज. ठीक है, use of drugs and alcohol during pregnancy is also known to adversely affect the fetus. Of course, pregnancy के दौरान smoking, alcohol, drugs should not be consumed. Very very harmful. बेबी के लिए भी, खुद के लिए भी. ये बेटा वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं, ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, जो टेस्टोस्टेरॉन डेरिवेटिव होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन से डिराइव होके बनते हैं, जो लोग लेते हैं अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, मसल डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, another misuse of drug in certain sports person to enhance their performance, misuse of narcotic analgesics. नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स यानी जैसे हमने मॉर्फिन की बात की ना, जैसे हमने मॉर्फिन की बात की, एनाल्जेसिक्स ही तो थे. ठीक है, यस, ओपिएट नार्कोटिक्स ही तो थे. और हमने बेंजोडाइजेपिन्स की भी बात की, उसको भी मिसयूज करते हैं. ठीक है, स्लीप इंड्यूसिंग. ठीक है, तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, डायूरेटिक्स. बेटा डायूरेटिक्स का मतलब पता है क्या होता है? डायूरेटिक्स, अच्छा कोई मुझे बताओ डायूरेटिक्स का क्या मतलब है? ये 11th क्लास से थोड़ा रिलेटेड है. इसमें बोला हुआ है कि हम ड्रग्स को मिसयूज करते हैं, नार्कोटिक्स को मिसयूज करते हैं, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स को हम करते हैं ना, मॉर्फिन को मिसयूज करते हैं हम, बेंजोडाइजेपिन्स, बार्बिट्यूरेट्स, ट्रैंक्विलाइजर्स को मिसयूज करते हैं. एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स मैंने आपको बता ही दिया, जो टेस्टोस्टेरॉन डेरिवेटिव होता है उसको मिसयूज करते हैं हम. डायूरेटिक्स, व्हाट आर डायूरेटिक्स? कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर डायूरेटिक्स? ऐसे कोई भी सब्सटेंस जिससे कि यूरिन लॉस ज्यादा हो. डायूरेटिक्स का मतलब लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, लॉस ऑफ वाटर वाया यूरिन. ये हमने एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में पढ़ा है, बहुत सारे बच्चों ने सही लिखा है आंसर. लेकिन जिनको नहीं पता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने तो लिख ही दिया. वाटर लॉस, एक्सेसिव वाटर लॉस थ्रू यूरिन. एंड सर्टेन हार्मोन इन स्पोर्ट्स टू इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ in bulk and to promote aggressiveness, as a result increase athlete performance. सारे ड्रग्स को लोग मिसयूज क्यों करते हैं? मिसयूज इसीलिए करते हैं ताकि ज्यादा, कुछ हुआ है क्या, ज्यादा परफॉर्मेंस एक्टिवेट हो पाए. अभी तक तो कुछ नहीं है, अभी तक तो मेरे बच्चों के कमेंट्स चल रहे हैं तो अभी तो ठीक दिख रहा है मुझे. ठीक है, यस, लाइक कैफीन बोला ना, तो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, एक्टिविटी बढ़ाने के लिए लोग जब इसको मिसयूज करते हैं, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट दिखते हैं. जैसे कि फीमेल में मेल लाइक बॉडी, मैस्कुलिनाइजेशन, जैसे कि लो वॉइस का. बस एक कुछ बच्चे लिख रहे हैं, पर मैंने पोल कराया था, 85% बच्चों ने कहा है कि आवाज बिल्कुल सही है. ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि बाकी बच्चे, और बच्चे कह रहे हैं वेब वर्जन में कम है, तो मैं उनसे बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ईयरफोन लगा के देख लें. ठीक है, अग्रेसिवनेस ज्यादा होती है, उनके मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेशन, ये तो फीमेल में भी दिखता है, मूड स्विंग, अग्रेसिवनेस, डिप्रेशन. ठीक है, मेल फीमेल दोनों में दिखता है. वैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में एबनॉर्मल हो जाती है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होता है बेटा फीमेल की फेस और बॉडी पे. ठीक है, क्लिटोरिस का एनलार्जमेंट हो जाता है, वॉइस डीप हो जाती है, ये हमने कल लिखा था. ठीक है, एक्ने इन मेल्स, अग्रेसिवनेस इन मेल्स, मूड स्विंग्स इन मेल्स, डिप्रेशन इन मेल्स, ये तो कॉमन है मेल फीमेल में. मेल्स में रिड्यूस साइज ऑफ टेस्टिकल्स, टेस्टिकल का साइज रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन. आप बाहर से ही टेस्टोस्टेरॉन डेरिवेटिव ले जा रहे हो, आपकी बॉडी नॉर्मली टेस्टोस्टेरॉन बनाएगी ही नहीं. ठीक है, और ऑफ कोर्स उसी पे डिपेंडेंट हो रहे हो तो नॉर्मल बॉडी को लगेगा ये तो हाई कॉन्सेंट्रेशन में कुछ उसी के जैसा कुछ आया हुआ है. ठीक है, यस एवरीबॉडी. पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लिवर डिसफंक्शन, ये हमने शायद पॉइंट ऐड किया था. ठीक है, किया है शायद. ब्रेस्ट एनलार्जमेंट जिसे गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं, प्रीमेच्योर बॉल्डनेस यानी कि उम्र से पहले बाल झड़ जाना, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड. ठीक है, बस इसको आप वैसे अपने आप से पढ़ लो, ऐसा कुछ बहुत वो नहीं दिया हुआ है.
अब बेटा मैंने लगातार 1 घंटे से एनसीईआरटी, मैंने लगातार बेटा बकवास की आज, मतलब सिर्फ बोला है, सिर्फ बोला है, सिर्फ बोला है। ये मैं सिर्फ आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जिन लोगों ने कहा एनसीईआरटी का मैम ये पैराग्राफ छूट गया था लिम्फॉइड ऑर्गन्स वाला, तो ये मैं एक बार ही पढ़ा देती हूँ। पहले आप मुझे एक बात बताओ कि यहां तक कोई दुखद समस्या? यहां तक गौरव बेटा मैंने ठीक करा लिया बेटा। बेटा एक बात बता, इतनी भी आवाज नहीं आ रही कि तू बेटा खुले में नहीं पढ़ना है, खुले में नहीं करना है, आप ईयरफोन लगा के कर लो बेटा, ठीक है। पहले मेरे को ये बता दो यहां तक बेटा कोई दुखद समस्या? नया चैप्टर इंट्रो तो मैं करके रहूंगी, मुझे पता था इतना टाइम लेगा, बट कोई बात नहीं बेटा, हमें इस चैप्टर के लिए 12 लेक्चर्स मिले थे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये पेज नंबर भी बता दो, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये लास्ट पेज है। और फिर बच्चों हम क्या करेंगे, फिर हम पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है, फिर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। यस एवरीबॉडी, तो पेज नंबर बता दो एक बारी। लिम्फॉइड ऑर्गन्स, लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या थे बच्चा पार्टी? लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो आपके इम्यून सिस्टम का पार्ट था जिसमें या तो आपकी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होती है, मैच्योर होती है, या फिर आपके बॉडी में आने वाले घातक एंटीजन और पैथोजन से फाइट करती है, लड़ाई करती है। प्रोड्यूस होने वाली 154 एंड 138, 154 एंड 138, ठीक है। यस, तो बेटा एक बात बताती हूं क्या, तो जहां प्रोड्यूस और मैच्योर होती थी वो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स थे, जैसे बोन मैरो एंड थाइमस। जहां वो लड़ाई करती थी, इंटरैक्ट करती थी, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में कन्वर्ट होती थी, वो थे आपके सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो हमने ये पैराग्राफ में आपको बता देती हूँ जो छूटा हुआ था, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है आई एम लिसनिंग एट 50% लेवल। बेटा वही तो मैं बोल रही हूँ बेटा, तुम विश्वास नहीं कर सकते, तुम जिस दिन मेरे से सामने से मिलोगे ना, वैसे मैं जीवन में इतना तेज नहीं बोलती हूँ, मैं नॉर्मली तो धीरे बोलती हूँ, मैं क्लास में बेटा थोड़ी अलग फीलिंग होती है ना, तो अलग जोर से बोलती हूँ। तो कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि हम तो मैम बिल्कुल कम करके देखते हैं तो भी हमें आपकी आवाज बहुत तेज आती है, क्योंकि मैं एक्चुअल में बहुत तेज बोलती हूँ बेटा, फिर पता नहीं कई लोगों की क्यों कम आती है। बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस। बोन मैरो में सारे ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, वो तो बेटा उसकी जननी है, ठीक है। द थाइमस इज अ लोब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट। लोब्ड मतलब उसमें लोब्स होते हैं, ठीक है, दिल के पास लोकेटेड होता है, बीनीथ द ब्रेस्ट बोन, आपके स्टर्नम के नीचे, ठीक है। द थाइमस इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ बट कीप reducing in size with age and by the time puberty is attained it reduces to a very small size। उम्र के साथ साथ जो आपका जो ये है, आपका जो थाइमस है जो आपके दिल के पास प्रेजेंट है, ये एज के साथ साथ बच्चों क्या होगा, एज के साथ साथ बेटा रिड्यूस होता जाता है, इसलिए इम्यूनिटी भी कम होती जाती है। बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरमेंट फॉर डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। बोला आपका जो बोन मैरो है और जो थाइमस है वो एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है आपके टी लिम्फोसाइट्स के डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन के लिए। बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस भी होती है, मैच्योर भी होती है, थाइमस में टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन होता है। समझ में आ गई बात? यस। स्प्लीन इज अ लार्ज बीन शेप ऑर्गन, यानी कि इसमें स्प्लीन का शेप दिया हुआ है, स्प्लीन का शेप दिया हुआ है कि वो बीन शेप होती है, ठीक है। मेनली इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं और फैगोसाइट्स होते हैं। ऑफ कोर्स बेटा स्प्लीन में आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं, तभी तो बेटा ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, सॉरी क्या बोलते हैं, तभी तो बेटा वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जहां पे आपकी लिम्फोसाइट्स और पैथोजन एनकाउंटर करती है एक दूसरे को, फिल्टर की तरह काम करती है बेटा, वो फिल्टर की तरह काम करती है भाई। जैसे आप एक्वागार्ड लगाते हैं, ब्लड मैं बोलना थी, एक्वागार्ड लगाते हैं ब्लड फिल्टर करने के लिए, पानी को प्यूरिफाई करने के लिए करते हो ना, तो स्प्लीन भी आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, उसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं, तो लिम्फोसाइट्स आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, एक तरीके से एंटीजेंस को ब्लड में से हटाता है, फिल्टर की तरह काम करता है, ठीक है। इट एक्ट एज अ फिल्टर बाय ट्रैपिंग द ब्लड बॉर्न। और फैगोसाइटिक सेल्स तो पता है ना, फैगोसाइटिक सेल जो फैगोसाइटोसिस करते हैं, बाय ट्रैपिंग द ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। भाई जो ब्लड के रास्ते, ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब जो ब्लड के रास्ते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उसको ट्रैप करता है, उसको फिल्टर करके आपके उसको प्यूरिफाई करता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो लार्ज रिजर्वायर ऑफ इराइथ्रोसाइट्स। इस लाइन में क्या प्रॉब्लम है बेटा? ऑफ कोर्स ये लार्ज रिजर्वायर है इराइथ्रोसाइट्स का। अगर आपने 11th क्लास में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ा होगा तो उसमें बेटा बताया तो था कि वहां आपके एम्ब्रियोनिक लाइफ में, अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में, योग सैक में बेटा क्या होता है, इराइथ्रोपोएसिस,
और फिर आपके लिवर और स्प्लीन में भी इरिथ्रोपोइसिस होती है। रिजर्वॉयर मतलब स्टोर हाउस ऑफ आरबीसी, आरबीसी प्रोडक्शन। समझ में आ रही है बच्चों? स्टोर हाउस, रिजर्वॉयर का मतलब होता है स्टोर हाउस। यस, lymph nodes are small solid structure located at different point along the lymphatic system। ये lymph nodes होते हैं यहाँ 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 lymph nodes होते हैं। आपने 11th क्लास में एक लिम्फॉइड लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा था जिसमें लिम्फेटिक कैपिलरी होती है, लिम्फेटिक वेजल्स होते हैं, उसी में तो लिम्फ नोड्स भी होते हैं। क्या करते हैं बेटा? बेटा सारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का काम ही एक ही है। वहां वो एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जहां आपकी एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरैक्शन हो सके। समझ में आ गई बच्चों बात? यस, lymph nodes serve to trap the microorganism and other antigen which happen to get into the lymph और tissue fluid। अब मैं आपको बताऊं बच्चों, अब मैं आपको एक बात बताऊं, कितना बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपसे पूछे स्प्लीन भी आपके बेटा लिम्फॉइड ऑर्गन का पार्ट हुआ सेकेंडरी का, आपका लिम्फ नोड भी आपके सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन का पार्ट हुआ, हाँ की ना? हाँ की ना? लेकिन अगर आपके ब्लड बॉर्न कोई बेटा पैथोजन आ रहा है तो उसको फिल्टर करने का काम आपकी स्प्लीन कर रही है, उसको फिल्टर करने का काम आपकी स्प्लीन कर रही है। लिम्फ नोड भी फिल्टर कर सकती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, लेकिन लिम्फ नोड किसका पार्ट है बच्चों? लिम्फ नोड आपके लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। तो लिम्फेटिक सिस्टम मतलब जिसमें लिम्फ भरा है, लिम्फ में अगर कोई भी चीज बेटा ऐसी ट्रैप्ड है तो वो किससे फिल्टर होगी? वो लिम्फ नोड से फिल्टर होगी। सिंपल सी बात है। इस तरीके से आप अपने मन में क्वेश्चन बना सकते हैं। हर बार तो मैं आपको क्वेश्चन बना के नहीं बताऊंगी, एक बच्चा जब एनसीईआरटी रीड करता है तो खुद ही क्वेश्चंस बना के खुद ही आंसर दे सकता है, ठीक है। एंटीजन ट्रैप्ड इन लिम्फ नोड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट देयर एंड कॉज द इम्यून रिस्पॉन्स। बेटा ऑफ कोर्स किसी भी लिम्फोसाइट की एक्टिवेशन कब होगी बेटा? याद आ रहा है तुम्हें? प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल्स बनते कब हैं? कब बनते हैं? जब एंटीजन का एनकाउंटर होता है। जब एंटीजन है ही नहीं तो एक्टिवेट कब होगा? तुम खुद सोच के देखो, तुम एक्टिवेट कब होते हो? जब नीट का एग्जाम तुम्हारे सर पे आ रहा है, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे को मेडिकल सीट तभी पड़ेगी जब तुम नीट का एग्जाम क्लियर करोगे। अगर ये डंडा होता ही नहीं बेटा तुम्हारे सर पे तो फिर बेटा तुम कतई प्रिपरेशन नहीं करते। तो भाई तुम्हारी एक्टिवेशन भी इस एग्जाम की वजह से हो रही है ना। जब कुछ है तो लिम्फोसाइट भी एंटीजन की प्रेजेंस में ही तो एक्टिवेट होगा ना। तो लिम्फ में जो भी बेटा आपके पैथोजन है वो आपके लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कर रहे हैं लिम्फ नोड्स पे। सिंपल सी बात। देयर इज अ लिम्फोइड टिश्यू अलोंग द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक लाइक रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरोजेनेटिव ट्रैक, कॉलन, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। इट कंसिडर 50% ऑफ। ये मैं बता चुकी हूँ बच्चों। अब मुझे बता दो, अब आप एक बार भी नहीं बोल सकते कि मैंने इसमें से कुछ आपको छोड़ दिया है और पढ़ाया नहीं है। अब हम क्या करेंगे? पढ़ाया तो बेटा मैंने सब है, ये तो बोलते हो तो मुझे दुख ही होता है कि ऐसा क्यों बोला जबकि मैंने पढ़ाया था। बट अगर एक आधा एनसीईआरटी की लाइन छूट जाती है तो इसमें तुम बेटा एकदम पैनिक कर जाते हो। क्या ये खुद से नहीं पढ़ पाते? यस, मुझे एक गर्म पानी मंगवाना पड़ेगा थोड़ा। युगल थोड़ा गर्म पानी और भिजवा दे तो यार। मैं ये बंद कर देती हूँ। यस, स्टार्ट करें एवरीबॉडी, लेकिन मेरे को चाहिए। यस एवरीबॉडी, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अब खुद से पढ़ो। देखो बदतमीजी की भी एक हद है बेटा, तुम लोग ना बड़े बदतमीज होते जा रहे हो। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल तो पढ़ ही सकते हो ना, होमवर्क में दे रही हूं मैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मतलब तुम मुझे पता है तुम मुझे टीज करते हो, तुम मजाक में बोल रहे हो, आई नो दैट। इसीलिए प्रिवेंशन एंड कंट्रोल भी होमवर्क है, ठीक है। यस एवरीबॉडी, स्टार्ट। देखो कितनी एनसीईआरटी की रीडिंग की आज हमने, वाओ। स्टार्ट करें। यस एवरीवन, बहुत ही बढ़िया। तो अब अपने आप को नंबर देंगे आप। फर्स्ट में कितने आए, सेकंड में कितने आए, थर्ड में कितने आए, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। मैं पोल क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूं, अगर हमारे पोल सही से चले ताकि मुझे पता चले ओवरऑल क्लास का क्या परफॉर्मेंस है। इसलिए थोड़े पोल्स तो मैं करा लेती हूं, ठीक है। थोड़े पोल्स तो मैं करा ही लेती हूं, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे प्यारे जक्सन एरिस सपोलो के लिए पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहले तो बेटा 2023 का होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, 2019 का है, ठीक है। पहला सवाल आप लोग की कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा ये। अगर पोल आपके पास नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे? आप कमेंट में आंसर देंगे, आप कमेंट में आंसर देंगे, ठीक है। चलो
आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द causative agent of typhoid. Finally the wait is over. एक बच्चा कह रहा है वो ब्लॉग्स नहीं बनते few moments later, तो हमारा few moments later बाद ही PYQ आया है, ठीक है. And the confirmatory test for typhoid. तो करेक्ट पेयर आपको बताना है causative agent and confirmatory test of typhoid. टाइफॉइड एक तरीके का बैक्टीरियल प्रॉब्लम था, बैक्टीरियल इंफेक्शियस डिजीज था. इट इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी. तो हम दे देते हैं, हम स्टॉप करते हैं पोल, हम पोल स्टॉप करते हैं. सबसे पहले इसका आंसर ऑप्शन है, एक बार ही देख लेते हैं, शो रिजल्ट. सैल्मोनेला टाइफी कॉजेस बेटा टाइफॉइड एंड सॉरी ऑप्शन 3 नहीं है. एंड इट इज बेटा कंफर्म विद द हेल्प ऑफ विडाल टेस्ट. मैरी मेलॉन याद आ रहा है, ये क्या है? अच्छा सॉरी मैंने ए क्यों मार्क कर दिया बेटा? मैंने थोड़ा गलत मार्क कर दिया. सॉरी ठीक है, मैंने गलत मार्क कर दिया. मैंने ए जल्दी में ए मार्क कर दिया. आप जल्दी में ऐसे बेटा गलती मत करना. सॉरी पर बेटा सॉरी पर बेटा 67% बच्चों ने सही आंसर दिया. ये गलत है ना? आंसर तो ऑप्शन 4 है, ठीक है. तुषार, महेंद्र, डॉक्टर इंद्रनील मंडोल, मनीष मलिक एंड डॉक्टर विराज कुमार. बहुत सारे बच्चे डॉक्टर लगाते हैं अपने नाम के आगे, सही है, फीलिंग आती है थोड़ी. बट बी क्यों आंसर दे रहे थे बेटा? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी क्यों आंसर दे रहे थे? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी क्यों आंसर दे रहे थे बेटा? ये अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है आपकी क्लास में. वैसे मेरे को चाहिए कि 85% बच्चे अबव आंसर दे, 85% एंड अबव, ठीक है. चलो बेटा आपको ये आंसर तो पता चल गया ना, इसमें समझाने वाला ज्यादा तो कुछ है नहीं है. वैसे मैं अपने आप को +4 दूंगी, ठीक है. हाँ चलो 2019 का पहला सवाल हो गया. यस, गलती से 2 क्यों हो गया बेटा? गलती से 2 मत करो, जैसे मैंने गलती से बोल दिया था. चलो 2019 के बाद बेटा 2020 में पूछा गया ये सवाल रहा आप लोग की कंप्यूटर स्क्रीन पर, और पोल बेटा नहीं हो रहे हैं, ठीक है. चलिए यस एवरीबॉडी. पोल बेटा अब चल ही नहीं रहा है. पोल बेटा मुझे पता था थोड़ी तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बट कोई नहीं. आप बेटा कमेंट्स में आंसर दे दो. युगल पोल नहीं चल रहे हैं. यस बेटा कमेंट्स में आंसर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. मैच द अब इतनी देर के बाद आया है, ठीक है, बहुत देर के बाद आया है. मैच द फॉलोइंग डिजीजेस विद द कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है. तो वैसे पोल चल गया है, आप पोल में भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है. टाइफॉइड दिया हुआ है, निमोनिया दिया हुआ है, फाइलेरियासिस एंड मलेरिया. मुझे लगता नहीं है कि आप पीवाईक्यूज में कोई गलती करोगे, फिर भी चेक कर लो. तो टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी, निमोनिया इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. फिर भी मैं चाहती हूँ ना पोल एक बार रुक जाए, फिर मैं आंसर बताऊं, ठीक है. मैं चाहती हूँ सारे बच्चे एक बार आंसर देना, तो मैं नहीं बताऊंगी अभी, ठीक है. पहले मैच कर लेते हैं. थैंक यू भैया वहीं पर रख दीजिए. टाइफॉइड, सैल्मोनेला, ए का 3 तो एक ही ऑप्शन में है यार, सी में ही तो है. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हीमोफिलस यानी बी का 4. फाइलेरियासिस, व्यूचेरेरिया बैनक्रॉफ्टाई या व्यूचेरेरिया मलाई, मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. एक ही तो दिया हुआ था, इससे आसान बेटा और क्या ही देते. ऑप्शन सी. शो रिजल्ट एक बार देख लेते हैं. वो वाह क्या एक बच्चा कह रहे हैं इस बार तो 90% जाएगा. बिल्कुल देखो अच्छी बात तो ये है कि 90% अबव तो वाव है, वाव, ठीक है. वेरी गुड बेटा, शाबाश. यश, गोयल, मृणमय, आशीष, रोनित, आदित्य, बंसोल, वेरी नाइस. 2021 का सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा. ये आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, उसके बाद हम पोल क्रिएट करेंगे, क्योंकि हो सकता है आपके पास थोड़े देर में जा रहा है. लेकिन बेटा आप पोल पे टेंशन ना लो, आप पोल की लोड मत लो, आप आंसर देने का लोड लो, ठीक है. टेक्निकल ग्लिच को बेटा इग्नोर कर दो, ठीक है. चलो यस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 का है शायद. देखो इसमें ना सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ही बेटा पॉजिटिव एजेंट मैच कर दो, टेस्ट मैच कर दो, ऐसे ही आते हैं. आप पहले खुद अटेम्प्ट करिए, फिर मैं करूंगी, ठीक है.
यस, फाइलेरी एसिड्स अभी तो आपको पता चल ही चुका है, ए का 3। बेटा इससे आसान ऑप्शन और क्या देंगे, इससे आसान ऑप्शन तो और दे ही नहीं सकते, ठीक है। एमीबियासिस बेटा प्रोटोजोआ था, एंटी अमीबा हिस्टोलाइटिका, निमोनिया हिमोफिलस इन्फ्लुएंजे, रिंगवर्म, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम। याद आ रहा है बेटा? देखो तुम एक बार ही देखो, तुम्हें परेशान तक नहीं किया, इतना आंसर इजी दिया है। B2, चलो करेक्ट मार्क किया ना मैंने। बेटा ये क्या हुआ, पोल आया नहीं है आप लोग के पास? अच्छा मुझे बताओ पोल में क्या प्रॉब्लम हुई, आप लोग के पास पोल ही नहीं आया? कोई बात नहीं, चलो मैं नेक्स्ट में पोल क्रिएट करती हूँ, नेक्स्ट में करती हूँ। नो पोल नहीं आया ना, पर आंसर सही हुआ ना, आंसर सही हुआ ना बेटा। मैं पोल छोड़ दूं, मैं एक लास्ट पोल क्रिएट कर रही हूँ, उसके बाद मैं पोल छोड़ दे रही हूँ, ठीक है। पोल नहीं कराएंगे फिर बेटा अगर ऐसे हो रहा है तो। मैं एक लास्ट ट्राई कर रही हूँ पोल का, आप अपने आप को नंबर देते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस बार ही पोल नहीं चलेगा तो मैं नहीं कराऊंगी, ठीक है। 2021 अभी है 2022, ठीक है। चलो 20, दिस इज बेटा ईयर 2022, दिस इज ईयर 2022, स्टार्ट पोल। ये 2022 ही है ना? हाँ चलो गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। अगर बेटा अभी नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा तो आप कमेंट में आंसर दे दो। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज अ कंडीशन where body's defense mechanism recognizes its own body cells as foreign bodies. Rheumatoid arthritis is a condition where body does not attack the self cell. तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, पहला स्टेटमेंट इज बिल्कुल करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एक ऐसी कंडीशन होती है जहां बॉडी अपने ही सेल को ओन सेल्स को ही फॉरेन मान के बेटा अटैक करती है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डज नॉट अटैक सेल्फ सेल, ये फॉल्स है बेटा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस बल्कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जहां आप अपनी बॉडी के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाते हो, आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो आपकी आर करेक्ट स्टेटमेंट 2। बेटा ये कुछ उल्टे तरीके से लिखा हुआ है, बहुत थोड़ा ऑप्शंस गलत लिखे हुए हैं ना, थोड़ा ऑप्शन गलत तरीके से लिखे हुए हैं। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 करेक्ट, थोड़ा लैंग्वेज अलग तरीके का लिखा हुआ है, बट ऑप्शन 3 है आंसर। आप ऑप्शंस पढ़ पाए, समझ पाए? इसमें किसी को कोई तकलीफ? पोल नहीं आ रहा है बेटा? आ रहा है। बेटा इसमें इतनी खराब परफॉर्मेंस क्यों रही? आप पढ़ नहीं पाए क्या? आप पढ़ नहीं पाए क्या? बेटा पहले में तो ये दिया हुआ है ना कि बोथ आर करेक्ट, तो पहला करेक्ट है दूसरा करेक्ट थोड़ी है, इसमें डज नॉट दिया हुआ है। अब पोल आ रहा है पर आपने गलत आंसर दिया बच्चों, आपने गलत आंसर दिया है, ठीक है। यश, आयान, उत्कर्ष, शिवाजी, दीपांजीत सिंह, ठीक है, दे आर दी टॉप लीडर बोर्ड स्टूडेंट्स। बेटा इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है? अरे कंफ्यूज विद। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऐसा ही स्टेटमेंट तुम्हारे नीट में आता तुम्हें बोनस नहीं मिलता? थोड़ा लैंग्वेज पढ़ के तो समझ पा रहे हो ना कि लैंग्वेज में क्या दिया है, कि बोथ करेक्ट है, 1 करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है, 2 करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट है। बेटा ऐसे मत बोलो, ठीक है। चलो पोल पहले आ गया था, कोई बात नहीं बेटा, पोल को यार मारो गोली, अभी तुम ऐसे ही आंसर दो, ऐसे आंसर दो, अगले क्वेश्चन का आंसर दो, ऐसे ही आंसर दो, कोई बात नहीं। पोल आ गया तो पोल पे आंसर दो, अगर नहीं आया तो क्या बोलते हैं, कमेंट में आंसर दो। मैं आखिरी पोल करा रही हूं, इसके बाद मैं पोल नहीं कराऊंगी, मैं आखिरी करा रही हूं, फिर मैं पोल नहीं कराऊंगी, मैं कमेंट्स में आंसर देखूंगी, ठीक है। मैं भी बेटा मैं भी अच्छा फील नहीं करती हूं अगर नहीं चलता है। मैं लास्ट पोल करा रही हूं, इसके बाद मैं पोल नहीं कराऊंगी। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
एक्वायर्ड इम्यूनिटी के रिस्पेक्ट में बेटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के केस में आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। चलो, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, प्राइमरी रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम। Anamnestic response is elicited when subsequent encounter with the same pathogen. Anamnestic response is due to memory of the first encounter. Acquired immunity is non-specific type of defense present at the time of birth. तो प्राइमरी रिस्पॉन्स बेटा प्रोड्यूस होता है व्हेन बॉडी एनकाउंटर अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम। नहीं, जब बॉडी बेटा एनकाउंटर करती है पैथोजन को फर्स्ट टाइम के, सॉरी करेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है ना। प्राइमरी रिस्पॉन्स इज व्हेन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इनकरेक्ट पूछा है ना, इनकरेक्ट पूछा है। मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ती हूँ ना तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। प्राइमरी रिस्पॉन्स इज द वन विच इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द बॉडी एनकाउंटर अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम। यस, पैथोजन को पहली बारी बेटा एनकाउंटर करते हो तो जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हो वो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है। ये करेक्ट है तो ये आंसर नहीं है। एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स इज एलिसिटेड ऑन द सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन। ये बात भी बिल्कुल सही है। एनामेनेस्टिक यानी कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स तब आपकी बॉडी में होता है जब आप उसी सेम पैथोजन को सेकेंड टाइम एनकाउंटर करते हो। ये बात सही है तो ये आंसर नहीं है। एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स इज ड्यू टू मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर, बिल्कुल सही बात। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इसीलिए होता है क्योंकि आपको पहली बारी जब आप किसी पैथोजन का एनकाउंटर करते हो तो आपके पास मेमोरी हो जाती है, तो इसीलिए वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हो पाता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। नहीं बेटा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों। इसमें कोई दिक्कत हुई बेटा किसी को? एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है और ये आप अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करते हो। इनेट इम्यूनिटी बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। इसमें कोई दुख दर्द समस्या? बेटा ऑप्शन ही मार्क करने के लिए नहीं आ रहा है, देखो ऑप्शन ही मार्क करने के लिए नहीं आ रहा है। अब बेटा आप मुझे बताओ इसमें मेरी कोई गलती है क्या? ही है यार, इसे साइड में था यार। चलो 71%, बट बेटा 71% कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, हो सकता है बच्चों के पास गया ही ना हो। आदित्य, यश, यश बेटा और उत्कर्ष, इसका नाम मैं बहुत फ्रीक्वेंटली देख रही हूँ, ठीक है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मृण्मयी, सिद्धार्थ, ठीक है, चलो वेरी गुड। अब बेटा मैं पोल नहीं करा रही हूँ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है, मैं पोल नहीं करा रही हूँ। 2023 में 2 बार पेपर हुआ था, मेरे ख्याल में सेकंड पेपर का मेरे पास क्वेश्चन नहीं है। अरे भाई हटते भी नहीं है बेटा, ये मिनिमाइज भी नहीं हो रहा। बेटा आप आंसर दो ऐसे ही, ठीक है, मैं बेटा आप ये आंसर दो, मैं एक बार बुला लेती हूँ, मेरा पोल हट नहीं रहा है ना। युगल पोल नहीं हट रहा है यार, ठीक है, हाँ मैच करना है बेटा, मैच द फॉलोइंग। मॉर्फिन इज अ पेन किलर, डी का हो गया 3, डी का हो गया 3, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन 3, ये तो मैंने भी किया होगा। कोकेन, कोकेन बेटा इंटरफेयर विद द डोपामीन ट्रांसपोर्ट। हीरोइन, हीरोइन स्लोज डाउन द बॉडी फंक्शन। मैरिजुआना, कैनाबिनॉइड, इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, बी का हो गया 1, बी का हो गया 1, ऑप्शन 3। बेटा कोई दिक्कत है इसमें? ऑप्शन 3 इसमें कोई दिक्कत? अब मैं क्या हटाऊं बता? ये हाँ, किस पे क्लिक करूं? स्टॉप, दोबारा नोट्स पे क्लिक करूं? हाय राम, बड़ा करने से क्या होगा यार, बड़ा हो ही नहीं रहा है। मॉनिटर पे क्लिक किया, क्या करूं अब? फिर से पूरा या मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है भाई, ऐसे ही टाइम वेस्ट होता है। क्या करना है? नोट 3, नीट, सेलेक्ट बैच, लक्ष्य नीट, सेलेक्ट सब्जेक्ट, नॉट अवेलेबल, सेलेक्ट सब्जेक्ट, नॉट अवेलेबल, सेलेक्ट शेड्यूल, नॉट अवेलेबल, हटाओ इसको। मेरे नोट्स कहाँ गए भाई? ये क्या हुआ है? इधर आ जा यार, इधर आ जा, कर दे भैया, कहाँ है ये? क्या कहाँ है? ठीक है,
बेटा आप मुझे ये बताओ कि यहां तक कोई प्रॉब्लम? मैं अब से पोल नहीं कराऊंगी बेटा। अगर पोल इस तरीके से होंगे मैं नहीं कराऊंगी पोल, मैं नहीं कराऊंगी बेटा। मेरे को नहीं कराना है पोल। आप मुझे ये बताओ कि पीवाईक्यू में कोई दिक्कत? बेटा पीवाईक्यूज आपसे हो पाए या नहीं हो पाए? पीवाईक्यू बच्चों आपसे हो पाए या नहीं हो पाए? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। पीवाईक्यू आप लोगों से हो पाए या ना हो पाए? ऑल गुड? वर यू एबल टू सॉल्व इट बच्चों? यस। पोल मैं नहीं कराऊंगी बेटा। अब मैं आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का बेटा क्या करती हूँ, वो करती हूँ, क्या बोलते हैं, मेरे को एक बारी कमेंट्स में ना, लास्ट में क्लास के कमेंट्स में जैसे आप कमेंट्स करते हो वैसे बता देना। डन है बेटा? देखो क्या बोलते हैं 2023 में 2020 हाँ तो 2 बारी का है ना, तो मेरे को वो पेपर आपको दूसरे वाले का मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, तो मैं वो लेके आके आपको करवा दूंगी। एक आधा क्वेश्चन उसमें भी आया होगा तो मेरे पास होगा, तो मैं आपको अवेलेबल होगा तो मैं आपको वो करवा दूंगी। बट आई थिंक मोर और लेस आप सॉल्व कर पाए हैं बेटा। कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं? कॉजेटिव एजेंट से क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा। कॉजेटिव एजेंट एंड डिजीज, कॉजेटिव एजेंट डिजीज। हम चैप्टर को इतना डिटेल में पढ़ते हैं लेकिन क्वेश्चंस बेटा बहुत ही कंसाइज, रिपीट, मतलब आपको पता चल जाएगा पेपर का पैटर्न, मतलब पीवाईक्यू देख के कि फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन किस चैप्टर में से, किस टॉपिक में से पूछे गए हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन किस टॉपिक में से पूछे गए हैं ये आपको पता चल जाएगा जब आप पीवाईक्यूज देखोगे। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, इसके बाद में एक आपको बेटा चैप्टर दे रही हूं 11th क्लास का। आप बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का रिवाइज करके आएंगे। ब्लड वाला पार्ट, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का ब्लड वाला पार्ट बेटा आप रिवाइज करके आएंगे, तो हम अगले हफ्ते इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ बच्चों, मैं ना, क्योंकि कई सारे बच्चे 11th का रिवाइज नहीं करके आते, तो मैं ना एकदम क्लास के एंड में ना, मैं ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले क्वेश्चंस मैं एकदम लास्ट में डिस्कस करूंगी, क्योंकि अगर किसी बच्चे को जाना होगा तो वो चला जाए, उसका टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो क्वेश्चन है वो मैं एकदम लास्ट में डिस्कस करूंगी। मेरे पास हैं, आप देख पा रहे होंगे मेरे पास क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना? तो वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी। अभी मैं फिलहाल बेटा क्या करती हूँ, मैं नए चैप्टर से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, मैं नए चैप्टर से स्टार्ट करती हूँ, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे रिवाइज नहीं करके आते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है? यू ऑल वर एबल टू सॉल्व इट ना बच्चों, क्योंकि ना पोल नहीं चल रहे थे तो मुझे पता नहीं चल रहा है। ठीक है, एक बार थम्स अप दे देंगे सारा बच्चा पार्टी। यस एवरीबॉडी। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस इज डन एंड डस्टेड, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बायोटेक्नोलॉजी यूनिट। very important for your NEET examination, especially in recent years. तो बायोटेक्नोलॉजी के बच्चों इस पूरे यूनिट के बेटा 2 चैप्टर्स हैं। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगी, और मैं आपसे ये वादा कर सकती हूँ कि हो सकता है कि ये चैप्टर भी बेटा आपको बहुत पसंद आए। आपको पता है ये चैप्टर क्यों आपको बहुत पसंद आ सकता है? क्योंकि जब आप जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते थे ना बच्चों, हालांकि देखो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज भी रिलेट करने वाला है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी आपको मजा आया होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो है ना बेटा, इसमें बहुत एक्सपेरिमेंट वाली चीजें हैं, एक्सपेरिमेंट कर करके एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं। ठीक है, हो सकता है आप फ्यूचर में लैब्स में भी इस चैप्टर में पड़ी हुई काफी सारी चीजें यूज करेंगे। ठीक है, तो उस वे में ये चैप्टर बहुत ज्यादा अलग थोड़ा सा ना हटके चैप्टर है। जो हमने यूजुअल चैप्टर सभी पढ़े हैं उससे थोड़ा हटके है, शायद आपको फील हो। बट बेटा मैं एक चीज आपको बताती हूँ यूनिट स्टार्ट करने से पहले कि ये ना स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लेगा आपको, क्योंकि थोड़ा इंट्रोडक्शन है ना बेटा, तो धीरे धीरे करके ये चैप्टर आपको बेटर समझ में आएगा। तो इस चैप्टर को और मुझे थोड़ा वक्त देना, वक्त के साथ आपको बेटा ये चीजें बेटर होती जाएंगी। ठीक है ना? ये चीज बस एक ध्यान में रखना, मैंने आपको एक ही चीज बोल रही हूँ, विद टाइम ये चैप्टर और बेटर समझ में आएगा। तो स्टार्टिंग से घबराना मत कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, पता नहीं चल रहा, सब समझ में आएगा, क्योंकि एक ही चीज घुमा फिरा के इस चैप्टर में पूरी एक्सप्लेन की गई है पूरे बायोटेक्नोलॉजी में। अब बेटा हाई वेटेज है, इसमें 2 चैप्टर है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। पहला जो बेटा इसका चैप्टर आपको पढ़ना है दैट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तो चैप्टर का नाम आप ये डालेंगे, चैप्टर का नाम आप बेटा ये डालेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस।
बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, ठीक है। एंड बेटा इसका जो वैसे दूसरा चैप्टर है जो आपको लिखना नहीं है, दैट इज बेटा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। मतलब पहले आप बेटा बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल को पढ़ रहे हैं, और फिर बेटा आप एप्लीकेशंस, मैं पूरा चैप्टर का नाम नहीं लिख रही हूं, फिर आप बेटा उसकी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं कि आपने पढ़ तो लिया बट उसको अप्लाई भी तो करना है। एमबीबीएस कर रहे हो, एमबीबीएस सिर्फ पढ़ना थोड़ी है, फिर अप्लाई भी करना है। किसी भी चीज की जो थ्योरी पढ़ी है उसको अप्लाई कैसे करना है वो भी जरूरी है। तो हम पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, क्या उसका बेसिस है, क्या उसका प्रिंसिपल। वो तो चला ही जाएगा, क्यों, वो तो पूरा हट ही गया ना, क्योंकि हमने उसको चलाया ही नहीं, मेरे को नहीं करना है अब। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल और बेटा उसका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। और जब हम पूरी टेक्निक सीख जाएंगे, हम उसका प्रिंसिपल सीख जाएंगे, हम उसका प्रोसेस सीख जाएंगे, तो फिर हम देखेंगे कि उसका लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। तो मेरी बच्चा पार्टी, यस एवरीबॉडी, मेरे को आप लोगों से चाहिए एक आंसर, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? सिर्फ इस टर्म को अगर आप ध्यान से समझें तो आपको क्या लगता है बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? बिल्कुल बेटा मस्त होके आंसर देना है, इंटरैक्टिव होना चाहिए सेशन, ठीक है। तो आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? जो बच्चा पूछ रहा है ना कितने सेशंस लगेंगे, बेटा पिटाई लगेगी यहां से, सेशंस कितने भी लगे पर तुमको पिटाई जरूर लगेगी। नाम से बेटा क्या समझ में आ रहा है? अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं टेक्निकल बायो, कुछ बच्चे कह रहे हैं मेडिसिन, एक बच्चा बिल्कुल सही कर रहा है टेक्नोलॉजी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी ऑफ बायो, डीएनए को यूज करना, बायो विद मेडिसिन्स, लाइव ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन वो, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है, बहुत सारे लोग थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं, विच इज वेरी वेरी गुड। अगर मैं इस वर्ड को तोड़ दूं तो इस वर्ड में आ रहा है बायो एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी हम रीसेंट अभी अभी कर रहे हैं, अभी अभी जो कर रहे हैं बेटा वो तो काफी एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं, काफी एडवांस्ड। बेटा आईवीएफ करते हैं ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्या है ये? टेस्ट ट्यूब बेबी कर रहे हैं ना, क्या है ये? वैक्सीन्स बना रहे हैं ना बेटा। वैक्सीन्स याद आ रही है? हमने कहा था ना, मैंने आपसे कहा था कि हम बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में पढ़ेंगे, जो हमने पढ़ी थी वो 3rd जनरेशन वैक्सीन्स और 2nd जनरेशन वैक्सीन, जहां मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का बताया था आपको। आज के डेट पे तो हम काफी बेहतरीन बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं, पर अगर मैं सरल भाषा में किसी भी बेटा ऐसे इंसान को समझाना चाहूं जिसको नहीं भी पता है कुछ साइंस तो थोड़ी पता होनी चाहिए, बट सरल भाषा में अगर मैं देखूं तो इसमें है बेटा टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्निक, लिखना है इसे, और बायो मतलब मैं यहां पे बोलना चाहती हूं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, मतलब बेटा टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, टेक्निक ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जिन भी टेक्निक से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज कर रहे हैं, ये इसका एक सरल वर्ड में बेटा एक लाइन डेफिनेशन अगर मैं कहना चाहूं तो ये है कि टेक्निक ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। एलाइजा भी पढ़ेंगे, आपने कहा था, बिल्कुल। अब बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो हम काफी टाइम से यूज कर रहे हैं बच्चों। दही बनाने के लिए क्या हम लैक्टोबैसिलस के बारे में नहीं पढ़ते, ठीक है, या ब्रेड बनाने के लिए हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज नहीं करते, या वाइन बनाने के लिए हम ईस्ट का यूज नहीं करते, या डोसा बनाने के लिए हम बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज नहीं करते। तो ये तो कई पहले से चला आ रहा है बेटा, चाहे तुम नॉर्मल चीज हो, ब्रेड बना लो तुम मतलब ये लिखना है बेटा, वैसे मैं तुम्हें बता रही हूं कि चाहे हम बेटा ब्रेड बनाए, चाहे हम कर्ड बनाए, चाहे हम वाइन की बात करें, इडली डोसा की बात करें, इनमें से हम किसी भी चीज की बात करें, तो ये पुराने दिनों में भी तो बेटा, ओल्ड डेज में भी तो बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके ही तो बेटा ये प्रक्रिया की जाती थी। यस, की जाती थी कि नहीं? भटूरे, छोले थे भटूरे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। क्या हम इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज करते थे बच्चों? यस, करते थे ना। बस आज ज्यादा थोड़ी एडवांस हो गई है, अब बेटा थोड़ी एडवांस हो गई है चीजें। आज के टाइम पे हम बेटा और ज्यादा मॉडिफिकेशंस कर पाते हैं, आज के टाइम पे बेटा हम और ज्यादा अपने तरीके से चीजों को मॉडिफाई, मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आज के डेट पे हम जीन में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, हम जैसा चाहें
हम उस जीन में वैसा मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो अब इसका कारण है बेटा, चैप्टर में आगे आते आते आपको पता चलेगा कि इसका कारण है कि पहले क्यों नहीं कर पाते थे, आज क्यों कर पा रहे हैं। पहले क्यों नहीं जीन में मॉडिफिकेशन कर पाते थे, आज क्यों कर पा रहे हैं। आज के डेट पे हम चाहें तो इसका जीन उठा के इसमें चिपका दें, इसका जीन उठा के उसमें चिपका दें। सबका सब में चिपका नहीं सकते पर कर सकते हैं, मतलब हम कर रहे हैं इसको ट्राई कि इसका कुछ अच्छा है, इसका कुछ अच्छा है, मिला के कुछ अच्छा बना दिया, इसका कुछ निकाला, इसमें ऐड किया, कुछ नया बना दिया। मेरी बात समझ पा रहे हो? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, राइट। तो वैसे अगर मैं देखूं कि आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम की अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट टाइम में आप बायोटेक्नोलॉजी किस तरीके से कर रहे हो। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब वही है बेटा कि टेक्निक ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहीं पे सीधे सीधे पूरे ऑर्गेनिज्म को यूज कर लिया, कहीं कहीं पे बेटा एक बच्चा कह रहा है बट दिस इज इलीगल। अरे भाई साहब एक्सक्यूज मी, हमारे यहाँ पे ना GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी होती है, आप पढ़ेंगे आगे एप्लीकेशन वाले चैप्टर में। आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते बेटा, इलीगल शिलीगल कुछ नहीं है भाई, सब कुछ पता होता है कि कहां तक आप अपने मन से कुछ मैनिपुलेट नहीं कर सकते, उसके रूल्स होते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो प्रेजेंट टाइम में आप बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, जैसे IVF का मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो आप पढ़ चुके हैं, किसमें आप पढ़ चुके हैं, उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स। आप वैक्सीन्स बनाते हैं आज के टाइम पे भाई, कितने सारे टाइप के आप वैक्सीन्स बनाते हैं बेटा। जीन थेरेपी सुना है आपने, जीन थेरेपी आप इस चैप्टर में मतलब बायोटेक्नोलॉजी में आगे पढ़ोगे, इस चैप्टर में नहीं पढ़ोगे, एप्लीकेशन में पढ़ोगे। जीन थेरेपी बेटा आपने सुना है, जीन थेरेपी, ठीक है। बिल्कुल आज बेटा सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूं, आज मैं कुछ बहुत बड़ा कुछ स्टार्ट नहीं करूंगी, ठीक है। कोविड भी तो बायोटेक्नोलॉजी की ही देन है, ठीक है। अच्छा बेटा मेरे को एक बात बताओ, एक बात बताओ, यस ठीक है, शुड वी राइट? एब्सोल्युटली बेटा यू शुड राइट। चलो मैं एक बारी वो ट्राई करती हूँ, वो जो स्लाइड मैप जो भी ऑन होता है, बट मेरे को मिलेगा नहीं बेटा, तो मेरे को नहीं मिलेगा तो मैं नहीं कर पाऊंगी, छोड़ो, ठीक है। जीन थेरेपी पता है, अगर किसी की बॉडी में कोई जीन डिफेक्टिव है, कोई जीन खराब है, तो उस जीन को सही जीन से रिप्लेस कर देना। कि समझो किसी की बॉडी में कोई जीन खराब थी, जीन खराब थी तो बेटा जीन से क्या बनता है आगे जाके, जीन तो बेटा क्या करती है, डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, तो वो प्रोटीन उस बंदे में बनेगा ही नहीं, है ना, अगर जीन खराब है। तो हम बेटा इस चैप्टर में, बेटा अभी इनकी ना डेफिनेशन मत लिखो, इनकी डेफिनेशन मत लिखो, ये तो पूरा टॉपिक है जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो किसी इंसान की अगर खराब जीन्स को हम सही जीन से रिप्लेस कर दें, उसे जीन थेरेपी कहते हैं, ठीक है। यस बेटा आपने ये सुना है कि लोग, आपको पता है ना इंसुलिन के लोग इंजेक्शंस लेते हैं, ये तो आपने सुना होगा, ठीक है। इंसुलिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, डायबिटीज सुना है ना, डायबिटीज आपने कितने सारे लोगों को देखा होगा अपने आसपास में, क्लोज फैमिली मेंबर्स में। हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बच्चों इंसुलिन तक बना सकते हैं। और इंसुलिन बेटा कहां बनाते हैं आपको पता है? ई कोलाई की बॉडी के अंदर। ये मैं सिर्फ आपको बता रही हूं कि हम इस बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं, जो हम पढ़ना है आगे चैप्टर में। ई कोलाई के अंदर हम इंसुलिन प्रोड्यूस करवाते हैं बच्चों, इतना हमारी ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, ठीक है। ऑफ कोर्स कंट्रोल्ड वे में करेंगे तो चीजें बेहतरीन होगी। क्यों करते हैं बेटा? ह्यूमंस आर सेल्फिश, बट सेल्फिश के साथ साथ में बेटा दुनिया का भी भला कर रहे हैं। वैक्सीन बना रहे हैं तो दुनिया का भी तो भला कर रहे हैं ना, अपने साथ साथ इंसुलिन बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, साथ में बेटा दूसरों का भी तो भला कर रहे हैं, राइट। तो हमारी बायोटेक्नोलॉजी सोचो इतनी एडवांस भी है, जहां हम जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन बना सकते हैं जो लोगों के बेहतरीन बेटा काम में आती है, ठीक है। तो पहले के टाइम पे भी करते थे, आज थोड़ी एडवांस हो गई है, आज हम थोड़ी मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, चीजों को और अपनी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, और बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। यस एक लाइन बेटा ये ऐड करो कि मैंने एक चीज लिखी है, शायद एनसीईआरटी में कहीं लिखा हुआ है ये, टुडे वी रेफर टू सच ऑफ दोज प्रोसेसेस व्हिच यूजेस जेनेटिकली मॉडिफाइड, जीएमओ का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। कोई मुझे बताएगा इस वर्ड से क्या मतलब समझ में आ रहा है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अच्छा कोई एक बच्चा कह रहा है कि
सब पैसे का खेल है या पैसा बनाना है, तो बेटा कौन पैसे नहीं बनाना चाहता? क्या पैसा कमाना कोई बुरी बात है? पैसे कमाना तो बहुत अच्छी बात है बेटा, पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं है, ज्यादा पैसे की इच्छा करना भी कोई बुरी बात नहीं है बेटा। लेकिन आप उस पैसा कमाना, अगर कोई बोलता है तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है अगर वो ये कह रहा है कि पैसे नहीं, पैसे ज्यादा कमाना बहुत गलत बात है। पैसे कमाना अच्छी बात है बच्चों, आकांक्षा होना, महत्वाकांक्षा होना, इच्छाएं होना, कोई गलत बात नहीं है। बट आपका जो पैसे कमाने का बस तरीका है वो सही होना चाहिए, और बस उस प्रोसेस में आप कुछ गलत काम ना करो तो बस वही होना चाहिए। पैसे कमाना थोड़ी बुरी बात है बेटा, ठीक है। म्यूटेंट बोल रहे हो, हाइब्रिड बोल रहे हो, जीन इज चेंज, साक्षी बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ठीक है। हाँ, ये मैं एक लास्ट चीज आपको बता रही हूँ, इसके आगे हम अगली कक्षा में ही पढ़ेंगे क्योंकि इसी को एक्सप्लेन करने में मुझे आपको अभी टाइम लगेगा। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको ये समझाया कि टेक्निक ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसको आप इन एक नॉर्मल भाषा में बायोटेक्नोलॉजी बोल रहे हो, टेक्निक ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिर मैंने आपको बताया कि हम पुराने दिनों पे भी बायोटेक्नोलॉजी करते थे क्योंकि हम इन सब चीजों को बनाने के लिए किसी में ईस्ट, किसी में कुछ बैक्टीरिया, कुछ ना कुछ बेटा यूज करते थे। फिर मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट टाइम पे भी आप बायोटेक्नोलॉजी करते हो, थोड़ी बेहतरीन बायोटेक्नोलॉजी करते हो क्योंकि टेक्निक्स में एडवांसमेंट हो चुका है, तो जीन में चेंजेस कर सकते हो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी वैक्सीन, जीन थेरेपी। फिर मैंने लास्ट लाइन में लिखा है टुडे, ये इसी से रिलेटेड है कि टुडे we refer to such of those processes which uses genetically modified organisms to achieve the same on large scale। देखो पहले के टाइम पे ये और ये प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, ये और ये बेटा प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं। देखो हम बायोटेक्नोलॉजी क्यों कर रहे हैं, पहले भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज क्यों कर रहे थे? मुझे ब्रेड बनाना था, मुझे दही बनाना था, मुझे कर्ड बनाना था, मुझे वाइन बनाना था, मुझे दोस्त बनाना था, मुझे कुक आना था, ठीक है। तो बेटा हम क्यों बना रहे थे? क्योंकि हमें कुछ प्रोडक्ट चाहिए था। ऑफ कोर्स बेटा हम अपने लिए ही कर रहे थे, अपने बेनिफिट, आज भी कर रहे हैं, तो हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम कोई प्रोडक्ट बना पाए, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए। आज के टाइम पे भी हम ये कर रहे हैं, बट आज के टाइम पे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज कर रहे हैं। बेटा आज समझ के जाओ कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या हो रहे हैं, क्योंकि अगले दिन ना बेटा इसे बनाते कैसे हैं उसकी पूरी प्रोसेस को समझेंगे। बिल्कुल सरल भाषा में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इस पूरे चैप्टर में यही चीज बार बार डिस्कस होगी, बार डिस्कस होगी। किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जीन में मॉडिफिकेशन कर देना, मैनिपुलेशंस कर देना, चेंजेस कर देना, उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन में चेंज कर देना, मॉडिफिकेशन कर देना, उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। क्यों कर रहे हैं? टू अचीव द सेम। सेम का क्या मतलब है भैया? जो प्रोडक्ट पहले मुझे स्मॉल स्केल पे मिल रहा था, थोड़ा कम अच्छा मिल रहा था, अब मुझे क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, अपने तरीके की क्वालिटी मिलेगी और क्वांटिटी भी अच्छी मिलेगी। लार्ज स्केल पर मैं वो चीज अचीव कर सकती हूं। अगर बेटा मैं नहीं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाएंगे वो उसी चीज को लार्ज स्केल पे ऑब्टेन कर पाएंगे अगर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज करेंगे। यस एवरीबॉडी, पहले मेरे को बताओ यहां पे कोई दुखद समस्या? पहले मैं ना ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के कुछ क्वेश्चंस करा देती हूं। चैप्टर का बेटा शुभारंभ हो चुका है, मुहूर्त तो निकल ही चुका है। इसके आगे ना बेटा मैं अगले दिन स्टार्ट करूंगी। अगर आपको समय मिले बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, इंट्रोडक्शन थोड़ा समझ में आया, पोल्स को बेटा इग्नोर करो, पोल्स के लिए प्लीज मेरे को आप वो मत किया करो। मैं तो कोशिश करती हूँ कि चल जाए, पर नहीं चलेगा तो बेटा मैं क्या कर सकती हूँ, है ना। कमेंट्स में बताना, जो होमवर्क दिया है वो जरूर करके आना। जो टेबल वाला होमवर्क दिया, थोड़े ज्यादा होमवर्क मिल गए हैं इस बार, पर आई थिंक इतना तो तुम मैनेज कर लोगे, क्योंकि बॉडी फ्लूइड्स वाला जो क्वेश्चन है वो मैं ट्यूसडे कराऊंगी, मंडे नहीं कराऊंगी, तो आपके पास समय है, ठीक है, ब्लड वाला टॉपिक पढ़ने के लिए। टेबल बनाने के लिए मैंने दिया है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल वाला थोड़ा सा पढ़ना है तुम्हें बस, और तो कुछ होमवर्क दिया ही नहीं है, ठीक है। यस चलो, अगर कोई बच्चा 11th का ब्रीदिंग वाला चैप्टर पढ़ के आया है तो वो ये क्वेश्चन मेरे साथ में अटेम्प्ट कर लो। अगर कोई नहीं पढ़ के आया है तो वो छोड़ के बेटा रेस्ट कर सकता है, थोड़ा रेस्ट कर लो अपने माइंड को, स्ट्रेस मत दो, ठीक है। ये 11th का जो होमवर्क दिया था उसका है, ठीक है।
थोड़े इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों आप लोग की स्क्रीन पर रहा ये, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट, ये थोड़े मैंने पीवाईक्यू भी लेके आई हूं ताकि थोड़ा सा ना वो भी तुम्हें रिवाइज हो जाए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग कंडीशन इन एज्मा एंड एम्फाइसीमा रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यस, तो एम्फाइसीमा और एज्मा में क्या क्या होता है? एज्मा में इंक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस नहीं, इंक्रीज नंबर ऑफ ब्रोंक्यूल नहीं, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल यस, डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया यस, ठीक है। अस्थमा एक एलर्जिक इन्फेक्शन है जिसमें आपकी ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स की बॉल इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उनकी जो डायमीटर है अगर वो इतनी थी तो अब वो बिल्कुल कम हो जाती है, जिससे बेटा एयर का फ्लो प्रॉपरली नहीं होगा, उसमें स्पैज्म होती है, उनकी डायमीटर कम हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, वीजिंग साउंड आता है। एम्फाइसीमा के केस में एल्वियोलाई की वॉल पे बेटा डैमेज हो जाता है जिससे एयर का प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पाता, एयर का प्रॉपर एक्सचेंज नहीं होता तो ऐसा लगता है कि अब आपके बॉडी में अभी लंग्स में ना हवा अभी भी प्रेजेंट है, उसमें भी तकलीफ होती है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन बेटा ये सॉल्व करो, मैच करना है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो बेटा डी का हो गया 1, डी का हो गया 1, डी का हो गया 1। कार्बोनिक एनहाइड्रेज आपकी आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है, फास्टेस्ट एंजाइम जो होता है आरबीसी में भी होता है, प्लाज्मा में भी होता है, पर आरबीसी के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन में होता है। सी का हो गया 4, सी का हो गया 4, अरे भाई सी का 4। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आप हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के लिए बनाते हो, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन दिखाते हो जो सिग्मोइड होता है। बी का हो गया 3, बी का हो गया 3, तो ऑप्शन हो गया 2। और न्यूमोटैक्सिक सेंटर बेटा पॉन्स में प्रेजेंट होता है जो आपकी ब्रीदिंग को रेगुलेट कर सकता है बाई इंस्ट्रक्टिंग द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। मेन जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है वो आरआरसी होता है जो आपके मेडुला में प्रेजेंट होता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन, ठीक है। डन एंड एड एंड डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें से गलत स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करो। लो PCO2 इन एल्वियोलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है HbO2 ये आपकी एल्वियोलाई में बनता है, ठीक है। तो एल्वियोलाई में ये क्यों बनता है, एल्वियोलाई में इसके बनने की कंडीशन कौन कौन सी है, फेवरेबल कंडीशन कौन कौन सी है? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई, CO2 का पार्शियल प्रेशर लो, ठीक है, हाइड्रोजन आयन लो, pH जो होता है हाई, टेम्परेचर जो होता है वो लो। ये सारे फेवरेबल कंडीशन है बेटा जो आपके ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के कंसंट्रेशन को फेवर करते हैं। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो लो PCO2 फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बिल्कुल सही है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज मेनली रिलेटेड विद हीमोग्लोबिन, मेनली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यस। बेटा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में आपस में दोस्ती होगी या नहीं, ये मेनली रिलेटेड होता है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है। इसके अलावा CO2, टेम्परेचर, pH, हाइड्रोजन आयन, ये सारे अफेक्ट जरूर करते हैं, ये एनसीईआरटी की लाइन है, पर मेनली ये ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर से रिलेट करता है। करेक्ट है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर, यस इंटरफेयर कर सकता है। हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फेवर्स द फॉर्मेशन, नहीं बेटा लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये तो आंसर हो गया। ऑप्शन 4 इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मींस द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 एट एल्वियोलाई आर। तो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 104, CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है 40। ये तो बेटा बिल्कुल वो था न्यूमेरिकल डेटा याद करने वाला था। 104 एंड 40, 104 एंड 40 सारा याद होना चाहिए, सारा याद होना चाहिए पार्शियल प्रेशर, ठीक है। सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अभी बताया, इससे तो बेटा रिपीटेड क्वेश्चन भी आते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए? हाई O2 का पार्शियल प्रेशर, लो PCO2, लो हाइड्रोजन आयन, लो pH, नहीं सॉरी हाई pH एंड लो टेम्परेचर, ठीक है। हाई PO2, लो PCO2, CO2 कम, हाइड्रोजन आयन कम, टेम्परेचर कम। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन मैं बहुत दिनों से लेके घूम रही थी, फाइनली मैं करा पाई हूं, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन ह्यूमन बीइंग every 100 ml of oxygenated blood can deliver dash ml of oxygen to the tissue। ये मैं एक समझाते हुए जाती हूँ, ठीक है बेटा। मैं बार बार कहती हूँ
एक भी बच्चा कमेंट लिखता है ना ऐसा कि मैम मैंने ना 11th का पढ़ा नहीं है तो आप क्वेश्चन मत कराओ, मैं समझती हूँ इसलिए मैं लास्ट में कराती हूँ बेटा, ठीक है। तो आपने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है बेटा, और आप ये भी मत सोचो कि आपको 11th रिवाइज नहीं कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे आपको 11th रिवाइज, पर मैं ज्यादा टाइम भी तो नहीं लेती हूँ, 2-3 मिनट ही तो लेती हूँ, और 2-4 दिन में एक बार कराते हैं, ठीक है। उसकी टेंशन मत लो कि हमसे नहीं होगा, आपसे भी होगा बेटा, आपसे भी इक्वली होगा, उसके लिए बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में 100 ml जो होता है वो कितना डिलीवर करता है? डिलीवर करता है 5 ml, ये 5 ml। एक मैं लास्ट डेटा बता देती हूँ, वैसे आपके हर 100 ml ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास ना बेटा कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है? 20 ml, लेकिन ये हर बार अलग अलग ऑक्सीजन डिलीवर करता है। जब बॉडी को ज्यादा जरूरत है तो ज्यादा डिलीवर करेगा, कम जरूरत है तो कम डिलीवर करेगा। जैसे नॉर्मल कंडीशन में जैसा आपसे पूछा हुआ है उसमें इस 20 ml का 5 ml डिलीवर कर देता है, बस ये 2 ही आपको याद रखने हैं। और जब आप विगरस एक्सरसाइज करते हो या एक्सट्रीम स्ट्रेस कंडीशन होती है तो 15 ml डिलीवर करते हो, ठीक है। तो आज का कोटा खत्म, आज मेरा गला भी बहुत दुख रहा है, ठीक है, बट आई होप बेटा आप लोगों के लिए लेक्चर यूजफुल रहा होगा, आप कुछ सीख पाए होंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, ठीक है, अटेंड करने के लिए लेक्चर। बहुत बहुत थैंक यू बच्चों, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, अच्छे अच्छे से डॉक्टर बन जाओ और उससे भी अच्छे अच्छे इंसान बन जाओ। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू एंजॉयड द सेशन, इफ यू कुड सॉल्व बच्चों द क्वेश्चन। क्या हुआ भैया? हाँ ठीक है, तो क्या बोलते हैं, थैंक यू बच्चों, ठीक है। और मेरा गला थोड़ा खराब है, सिंह तो आप बोल रहे हो, लेकिन ठीक है, अब मैं क्या करूं बच्चों। चलो मैं एक फटाफट से जो गाना याद आ रहा है क्योंकि तुम्हारा ऊपर हो चुका है टाइम, 1 मिनट, ठीक है, एक सॉन्ग में सुना दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, ठीक है। चलो मैं बहुत गला दुख रहा है यार, रहने दूंगी तो बच्चे दुखी हो जाएंगे, इसलिए रहने तो नहीं दे सकते। चलो मोटिवेशनल सॉन्ग, मोटिवेशनल सॉन्ग मैं कौन सा सुनाऊं बच्चों? मेरे को मोटिवेशनल वही 2-4 ही आते हैं, तो मैं 2-4 ही सुना देती हूँ, ठीक है। आशाएं बेटा बहुत बार आप सुन चुके हो, ठीक है, तो मैं अपने पसंद का, जो मैं बहुत पुराने जमाने की व्यक्ति हूं, तो मैं वही गाना सुनाती थी, ठीक है। या मैं मोटिवेशन सुना दूं? बेटा मैं मोटिवेशन सुना देती हूँ, ठीक है, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, ठीक है। यस, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। मैं एक लाइन बेटा जाते जाते बोलना चाहती हूँ। we all the teachers and the entire physics wala is ready to give you beta 100%. We just want you guys to give your 100% beta and trust on us, ठीक है। आप विश्वास कीजिए, आप मेहनत कीजिए, आप जो पढ़ाया जा रहा है उससे फॉलो कीजिए, आपका सिलेक्शन कैसे नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। सो वो सेकेंड थॉट कभी अपने दिमाग में बिल्कुल मत रखना, ठीक है। वी आर देयर फॉर यू एंड the only thing we want is your 100% and your hard work, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल। हम मिलते हैं बेटा अगले सप्ताह, ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।